तो कल हम लोगों ने कुछ वाइवे के सिनेरियोज डिस्कस किए थे, कुछ हम लोगों ने आईसीयू का टॉपिक। मैं एक जी सिनेरियो इनसे पूछता हूं, अगर कोई जी बताना बताओ। चाहे। जी जी सिनेरियो बताओ। कौन चले, मेरा क्वेश्चन ये है कि यू आर द एनेस्थेटिस्ट ऑन कॉल फॉर द डिलीवरी सूट. You are लेबर called रूम। urgently for a delivery room where a लेबर woman सूट। in the second stage of labor has सेकंड collapsed. सेकंड स्टेज Just ऑफ। prior to this, she became extremely breathless and went blue. According to the midwife, she is now not breathing. What is your immediate management? ये जी पहला क्वेश्चन जी. मतलब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ कि एक यंग फीमेल है जो लेबर रूम में है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है। सडनली शी बिकेम ब्रेथलेस एंड कोलैप्स। ओके। तो जी एक जी ये सर. समझ लें आपके ये मटरनल कोलैप्स हो गया है। तो मैटरनल कोलैप्स में आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल बी योर फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट? जी तो पहले पहले तो सर ऑक्सीजन सप्लीमेंट करेंगे। देन हम जो ऑटो केवल कंप्रेशन हो रही है उसको फिर लेटरल पेशेंट को करेंगे ताकि वो ओके। थोड़ा सा कम हो। थोड़ा लाउड बोलेंगे डॉक्टर साहबा. जी जी आगे। सर इनिशियली इनिशियली हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट करेंगे एंड देन हम्म. अकॉर्डिंगली हम देखेंगे उसका जीसीएस क्या है और उसकी स्टेटस क्या है। तो ऑटो केवल जो कंप्रेशन हो रही है उसको भी हम लाइक लेफ्ट लेग पे करेंगे, मैनुअल डिस्प्लेस करेंगे। अनदर थिंग फिर उसको ओटी में हम शिफ्ट कराएंगे और उसके साइन एंड लाइक वाइटल्स हम हीमोडायनेमिक्स देख लेंगे, उसकी सैचुरेशन क्या चल रही है, उसके लाइक पैरामीटर्स क्या हैं अकॉर्डिंगली। देन हम शिफ्ट कराएंगे पेशेंट को इन द ओआर। इफ द जीसीएस इज ड्रॉपिंग देन वी विल मैनेज एयरवे फर्स्ट। पेटेंसी देख के उसके बाद एयरवे मैनेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली प्रेग्नेंट है तो हम है ना ऐसे अकॉर्डिंग टू जीसीएस के हमें ड्रग देनी है कि नहीं देनी है, उस बेसिस पे हम इंट्यूबेट करके आपने उसकी एयरवे सिक्योर करेंगे। आपकी आफ्टर आपने आप दैट ये डॉक्टर साहबा, आप एफसीपीएस के लिए वाइवा दे रही हैं या एमसीपीएस के लिए? एफसीपीएस के लिए। एफसीपीएस के लिए. अच्छा, इसमें आपने कॉल फॉर हेल्प नहीं किया. इसका एक नंबर होता है ना. ठीक है. और दूसरा, आपने सिजेरियन कब करना है ये आपने नहीं आ- बताया. और आपने हाँ अभी का लार्ज बोर गवर्नमेंट आईवी कैनुला स्कीम। नहीं लिया. आपने लैब्स नहीं एबीसी। भेजी. एबीसी। ठीक है ना. हाँ एयरवे। तो इसका ओके। जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है वो आपने कॉल फॉर हेल्प करना है. ठीक है ना. ओके। या असिस्टेंस करनी है. अगर पेशेंट ब्रीदिंग या पल्स नहीं है तो आपने सीपीआर करना है. और आपने डिफिब्रिलेटर मंगवाना है. आपने एयरवे देखना है, एबीसी यानी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन. सर्कुलेशन में फिर आप लार्ज बोर कैनुले, क्रॉस मैच, कोगुलेशन स्क्रीन, फुल ब्लड काउंट, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड रिसक्सिटेशन और मैनुअल यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट जो आपने बताया. और ओके। आफ्टर 5 मिनट्स आप कंसीडर करते हैं सिजेरियन सेक्शन. ठीक है. विद इन 5 मिनट। जी सर। आफ्टर 5 मिनट्स, नॉट विद इन 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स. सर ठीक है. एसीलेस एल्गोरिदम में ये लिखा हुआ है कि आप विद इन 5 मिनट्स अगर आपने रॉस अचीव नहीं किया और तो पेरीमोटम आप सी सेक्शन देखिए, कराएंगे विद इन 5 मिनट्स। एग्जाम में जो है ये सिनेरियो आ चुका है. जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये याद कर लें. आफ्टर 5 मिनट्स आपने बोलना है. ओके। ठीक है ना. आप विद इन फाइव ओके। मिनट्स ना बोलें. तो जो है वो ये मुझे एक एग्जामिनर ने बताया था. और ये एज इट इज सिनेरियो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. देयर इज नो ओके। एविडेंस ऑफ ब्लड लॉस. व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? जी डॉक्टर साहब. सर दिस पेशेंट अच्छा एविडेंस नहीं है ब्लड लॉस का, तो सर आप मेन देखें तो इश्यूज को। ना, सडन कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स के प्रेगनेंसी में क्या होता है? टॉप ऑफ द लिस्ट कौन कौन से हैं? ब्लीडिंग को तो नहीं इसने एक्सक्लूड कर दिया ना. हाँ इतना सोचने का टाइम नहीं है यहाँ पे. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म याद करें ना आप. एमनियोटिक। जी जी। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म सही कहा। अब और बताएं और कौन एमनियोटिक कौन फ्लूइड। से हैं. फिर इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म डाल दें, वीनस एम्बोलिज्म डाल दें, ओकल्ट ब्लीडिंग डाल दें, ड्रग टॉक्सिसिटी है, सेप्सिस है, एमआई है. ठीक है. ओके। व्हाट डू यू नो अबाउट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म?
जी। सर हीमोडायनेमिक्स हम देखते हैं पहले तो, अनदर नहीं मतलब नहीं, व्हाट डू सडन यू नो अबाउट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म? क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म? यानी कि व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म? यस। सर इसमें सर जो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है उसके बाद जो ड्यू टू amniotic fluid into the maternal vasculature में चला जाता है, इससे amniotic fluid involved। और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एक ऐसा क्वेश्चन है, यानी ऑप्स की जब बात हो तो ये जब भी आपसे पूछे ना, तो आपको ये बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है ना? इसकी डेफिनेशन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके डीडीज, इसकी मैनेजमेंट। तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म रेयर है सबसे पहले तो, और डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना? अर्ली परप्यूरम या कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर की। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सीवियर डिस्निया होता है, साइनोसिस होती है, और सडन कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स के साथ सीजर्स होते हैं। तो आपने वही कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट और सीजर की मैनेजमेंट करनी होती है। फिर इसके अंदर जो है वो एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, डीआईसी हो सकती है, यूट्राइन एटेनी होती है, तो ये आपने मैनेजमेंट करनी होती है। और एक्सट्रीम हाइपोक्सिया की मैनेजमेंट करनी होती है इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली कोगुलोपैथी और जो है बाकी सारी जो सपोर्टिव मेजरमेंट्स होती हैं वो करनी होती हैं। हाउ वुड यू मैनेज दिस लेडी आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस? जी डॉक्टर साहब। आफ्टर डिलीवरी। हाउ डू यू मैनेज दिस लेडी, यानी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस? सर वो ऑटो ट्रांसफ्यूजन होती है तो सडन हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी हो सकती है पेशेंट को, तो हमें हीमोडायनेमिक्स मेंटेन रखनी है पेशेंट। अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा इंटरवीन करके मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ। फिर आगे कंटिन्यू करना जरूर करना। देखो, एक तो बात ये है कि ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोलैप्स, कोई भी कोलैप्स होता है तो उसमें क्या, हम रिस्पॉन्सिवनेस का आपने नाम ही नहीं लिया। आप रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे, अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और पेशेंट, तो आपने फौरी तौर पे आपकी इसकी अप्रोच जो है, जैसे उसने कॉल फॉर हेल्प बताया है, कॉल फॉर हेल्प, एलवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ये तो आप इसको डिफॉल्ट याद कर, इसको आप बिल्कुल पक्का याद कर लें, डिफॉल्ट हो गया। फिर उसके बाद जो है ये एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन आपने बता दिया, और कॉजेज जहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं तो देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है साथ में, 5 H's एंड 5 T's जो किसी भी कोलैप्स के होते हैं। वहां पर आपने उसमें से सोचना है, जैसे उसने एक रूल आउट कर दिया ब्लीडिंग, तो आप ब्लीडिंग के अलावा बाकी सारी चीजें हो सकती है ना। ओकल्ट ओकल्ट ब्लीडिंग जैसे इसने बोला है, तो ओकल्ट ब्लीडिंग, इवन यूट्राइन रप्चर में जरूरी नहीं है कि बाहर की तरफ ब्लीडिंग हो। क्या यूट्राइन रप्चर इंट्रापेरिटोनियल नहीं हो सकता? इंट्रापेरिटोनियल भी हो सकता है ना। अगर वो इस तरह रप्चर हुआ है कि हो सकता है पीवी ब्लीडिंग ना आ रही हो, ओकल्ट हो, आगे कोई क्लॉट आके रुक गया हो, और उसके बाद ब्लीडिंग बाहर नहीं आ रही, तो लेकिन वैसे तो हो सकती है ना। तो ये आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिमाग में होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू नो बाय एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, तो इसका मतलब है आपने एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के बारे में जो जो एक दो बातें हैं वो बोलनी है ना, कि ये होता क्या है, ये क्यों होता है। ठीक है, तो यूजुअली जो एम्बोलिज्म के बारे में दो ज़हन में रखें बात, कि जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है और जो एयर एम्बोलिज्म होता है, वो आम तौर पे ज्यादा एक्यूट होते हैं एज कम्पेयर टू, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि दो थ्योरीज होती हैं, इसमें फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की थ्योरी ज्यादा होती है थ्रोम्बस में या एयर में, और इसके अंदर बहुत थ्योरीज होती हैं जो इम्यूनोलॉजिकल भी होती है और फिजिकल भी होती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है फर्दर मैनेजमेंट का जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। आप इसमें बता दें कि भाई इसको जो सर्जिकली, जब वहां पे अगर उसका कोई क्या उसको कहते हैं, उन्होंने एपिजियोटमी किया है या उसको उसको स्टेबल करेंगे, और उसके बाद आपकी अप्रोच जो है वही हीमोडायनेमिक्स की तरफ होगी, और आप उसका सपोर्टिव मेजर करेंगे, या पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, और अगर उसको फ्लूइड की जरूरत है तो फ्लूइड देंगे, कोagulation की जरूरत है तो कोagulation देंगे, आप उसके एबीजीज करवाएंगे, आप उसकी सारी लैब्स भेजेंगे, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उसको मैनेज करेंगे। इतना आपने जुमला बोल दिया, आगे उसकी की में जो है वो आपसे मजीद डिटेल पूछ लेगा।
ये तो स्पॉन्टेनियस आंसर है ना, स्पॉन्टेनियस आंसर्स जी को तो सर। इसलिए के बारे में अब आपने जो बात बोली है ऑटो ट्रांसफ्यूजन, वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने गलत बोला है, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि इस टाइम पर वो ऑटो ट्रांसफ्यूजन का लफ्ज इतना इंपॉर्टेंट है? वो इस वक्त नहीं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त तो अगर वो ऑटो ट्रांसफ्यूजन होती है तो वो तो उसको फायदा ही होगा उसका, क्योंकि ये इस वक्त तो वो हीमोडायनामिक कोलैप्स में है। तो शायद इस वक्त तो ऑटो ट्रांसफ्यूजन का इतना, तो बेसिकली आप अपने दिमाग को बिल्कुल बंद ना कर लें, क्योंकि इस वक्त आंसर आप लोग ढूंढ रहे हैं किसी किताब के सफे में, वो किताब के सफे में आंसर नहीं लिखा हुआ। एम आई राइट? तो अब आप कंटिन्यू करें जुल्कनैन, आप जी पूछे एक सर। सवाल। तो जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि फर्दर आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस। सर यही दो सर ने सारी चीजें बता दी। अच्छा, कोई थोड़ा सा और? लाउड बोलें। एक मिनट, कोई मीता और के भी? अलावा कोई बंदा बताना चाहता है? फायजा, इकरा, नवाल, साजिद, कोई तो हैंड रेस करें, और इस इसके आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इस आंसर को। यस देखिए, फायजा। जिनका वाइवा है सर ना, जिनका अभी वाइवा है, उनको पार्टिसिपेट ज्यादा करना चाहिए। और आप लोग बोलें, जितना आप लोग बोलेंगे ना उतना इम्प्रूवमेंट आएगी आप, और ये आप ही लोगों के लिए जो है ना इसका फायदा है। तो प्लीज जो है वो फायजा, आप आप कोई ऐड बताएं। करना चाहती हो? जी सर, I will assess and manage my patient side by side. If the patient is collapsed, then I will continue my CPR, and in the meantime, नहीं I नहीं will नहीं डॉक्टर साहबा, 1 मिनट, 1 मिनट, एक देखें, मेरा क्वेश्चन समझें। देखें, वो बात हो चुकी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाउ विड यू मैनेज दिस लेडी आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस। सर इसमें तो हमें असेस करना होगा ना देखिए, पेशेंट मेरी को, अगर बात CPR मेरी बात सुने। कंटिन्यू एक करना। पेशेंट है, ठीक है ना, एक मरीज है। आप जहाँ पे भी काम करते हैं, आपने CS बेबी डिलीवर हो गया। अब आपके साथ आपका एक सीनियर भी मौजूद है। आप प्लान करते हैं ना, ICU प्लानिंग है, सर्कुलेटरी फेलियर है, DIC की मैनेजमेंट है, वेंटिलेटरी सपोर्ट है, आइनोट्रोपिक सपोर्ट है, क्लोटिंग फैक्टर्स की रिप्लेसमेंट है, इसके अलावा यूट्राइन एटेनी की मैनेजमेंट है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं ना। जी सर। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो है पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। सर इसमें fetal membranes, disrupted fetal membranes enter into the maternal circulation, that will cause embolism. दैट विल कॉज Uh, एम्बोलिज्म। तो yes, फीटल मेम्ब्रेन तो सारी प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो रप्चर होती है, तो वो जो है सब में एम्बोलिज्म हो जाता है। no sir, they enter into the maternal circulation, into the uterine and cervical veins. So, कि मैंने पहले बात करी थी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म को अपनी एक जगह पे छोटी डायरी में इसकी पैथोजेनेसिस अपने अल्फाज में लिख के उसको याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ऑब्स में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे MCPS हो या FCPS हो। ठीक है ना। इसकी मतलब एक खास जो है वो एक डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे डॉक्टर जीशान ने अभी आर्टिकल भेजा है, उसमें से भी ले सकते हैं, और ATOT के आर्टिकल से भी ले सकते हैं, या जहां से भी आप करना चाहें, लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के और दो नाम क्या लिए जाते हैं, क्या टर्म यूज की जाती है? जी डॉक्टर साहब। एनापेलेक्टाइड सिंड्रोम सर। जी, एनाफेलेक्टोइड सिंड्रोम ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरा सडन डेथ सिंड्रोम। सडन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स सिंड्रोम। डेथ सिंड्रोम नहीं, कोलैप्स। ठीक है। आप बताएं डॉक्टर साहब, ये पैथोजेनेसिस क्या होती है इसकी। जी। हेलो।
जी सर। पैथोजेनेसिस अभी मैंने बोला भी था, एक इम्यून मीडिएटेड है और फिजिकल है, उसी को थोड़ा आप एलैबोरेट कर दें, वही दोनों चीजें। ये जो फैट सेल होते हैं या एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाता है एंड इट काजेज सर्कुलेटरी कोलैप्स। और क्या होता है? फिर उसमें फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है, तो उससे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, तो फिर वो जाके जो है ना इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन करवाता है, और उसकी वजह से ये सारा रिएक्शन होता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है। ये पेशेंट जो एक्सट्रीम है ना हाइपोक्सिया कैसे, एक्सट्रीम हाइपोक्सिया कैसे होता है? इसका क्या पैथोफिजियोलॉजी है? सर ये मैकेनिकल ब्लॉकेज कर देता है टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर होता है, और उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, कोर पल्मोनल होता है, और फिर सेकेंडरी जो है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन होता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसमें बेसिकली पल्मोनरी शंट्स होते हैं और कार्डियक शंट्स। ठीक है। ठीक है। बहरहाल ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली आसान भी है। आप इसको ज़हन में रखें, इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड हो गया तो आप वही बोल देंगे ना कि इम्यून मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, वो एक जो वोज़ोडाइलेटर्स होते हैं वो, ठीक है। तो वो उसको उसकी वजह से जो है वो भी हो सकता है आपका पेशेंट, ये कोएगुलोपैथी में भी जा सकता है, डीआईसी वाली पिक्चर भी आ सकती है। तो बेसिकली वो आप इसमें एक दो बातें बोलेंगे तो दे विल मूव ऑन, ठीक है ना। यही अल्फाज अभी मैं आर्टिकल से देख रहा हूँ, मास्ट सेल ग्रेजुलेशन विच occurs एज ऑन एक्सपोजर टू फीटल एंटीजेंस, ठीक है। तो इसीलिए इसको नाम दे दिया ना एनाफेलेक्टॉइड रिएक्शन ऑफ। एनाफेलेक्टॉइड और एनाफेलेक्टिक में क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है? जी, और ये भी एनेस्थीसिया क्वेश्चन के होता है सर, ये भी पूछते हैं वो। जी, एनेस्थीसिया के जो रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादातर एनाफेलेक्टिक होते हैं या एनाफेलेक्टॉइड होते हैं, जो एक एनेस्थेटिस्ट फेस करता है। जी नीता। नक्शबंदी साहब हैं ये, इकराम खान, इकराम खान नक्शबंदी साहब हैं आप? जी सर सर वो जी। ज्यादातर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होती नो, एनाफेलेक्टॉइड होते हैं। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एनाफेलेक्टाइक में पहले एक्सपोजर होता है, वो आईजी मीडिएटेड होता है, जबकि एनाफेलेक्टॉइड होता है उसमें जो ड्रग वो होता है वो इटसेल्फ बिहेव लाइक एन हेप्टन, ठीक है, और वो खुद रिएक्शन को क्रिएट करते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखें कि एनेस्थीसिया के फ्लोर पे जो रिएक्शंस होते हैं वो एनाफेलेक्टॉइड होते हैं, एनाफेलेक्टिक नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर इसी से ही देख लेना कि यहाँ पर ठीक भी है। अच्छा, इन्होंने रिस्क हाँ, जी जी जी, बताओ। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के? रिस्क फैक्टर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। सर ये एडवांस स्टेज सर मल्टीपल गेस्टेशन। जी 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 जी। प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी सर, सी सेक्शन, फोर्सेप वैक्यूम डिलीवरी जो होती है सर, गुड गुड। इक्लेम्शिया हो गया सर, फेटल डिस्ट्रेस हो गया सर, मल्टीपैरिटी, ओल्डर एज, सी सेक्शन। इंडक्शन भी इसका एक वो होता है सर, जो इंड्यूस कराते हैं हम प्रेगनेंसी को सर। ठीक है। एक्लेम्शिया। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्लिनिकली क्या है? हम डायग्नोस करते हैं सर, क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं सर। क्लिनिकली तो डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे। क्राइटेरिया में 3-4 चीजें होती सर एक्यूट हाइपोटेंशन, आर कार्डियक अरेस्ट, डिस्पनिया हैं। साइनोसिस, ओके। कोगुलोपैथी भी हो सकती है सर। डीआईसी होती है इसमें, डीआईसी।
जी सर, कोगुलोपैथी सर, व्हाट सीवी। इज डीआई व्हाट इज डीआईसी? डॉक्टर बताएं, डीआईसी क्या होती है? सर ये वही है ना, इंट्रावास्कुलर एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन है, और सब्सिक्वेंटली वो लॉस ऑफ लोकलाइजेशन, इनवर्ट स्प्रेड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ये डीआईसी आप बता रहे हैं, डीआईसी की डेफिनेशन? हाँ जी। एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स। सिर्फ इसमें क्लॉटिंग का ही मसला होता है डीआईसी में? सर प्लेटलेट्स भी ये सारे सर कंज्यूम हो एबनॉर्मल जाते क्लॉटिंग होती है बस नहीं, थ्रू। प्लेटलेट्स भी सारे कंज्यूम हो जाते हैं। इनिशियली क्लॉटिंग होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स सारे ब्लीडिंग कंज्यूम हो होती है। जाएंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखें, एक मैं आपको ब्लीडिंग भी एक होती मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक ध्यान में रख लें कि जो नाम होता है ना, वो नाम पहचान होती है। ये डिसएमिनेटेड हो गई है, है। हाँ, इंट्रावेस्कुलर वो कोagulation हो तो गई है। जब डिसएमिनेशन होके सारी जगहों पे इंट्रावेस्कुलर कोagulation हो जाएगी, तो जो बेचारे मुजाहिद जो हैं, जिनको ज़रूरत है कोagulation फैक्टर्स की और प्लेटलेट्स की, वो कहाँ कहाँ से पैदा होंगे इतनी जल्दी? तो फिर जगह जगह से ऊजिंग और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों, इसके अंदर दोनों कंपोनेंट साथ होते हैं। कंजप्शन भी होती है और कोगुलेशन भी होती है। इससे मैं वर्ड्स में आप समझने के लिए कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान में डीआईसी है। इस ठीक वक्त है, पूरा पाकिस्तान डीआईसी में है। ठीक हो गया। और सर आगे ये चलें? डीआईसी मतलब ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इस रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन जब ये हो जाती है तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। 0.6% चांसेस होते हैं इसके बचने के। उसमें भी है कि इमीडिएटली हम क्रायो प्रेसिपिटेट और ये फैक्टर 13 वगैरह लगा दें तो फिर जाके बचत होती है, वरना तो पेशेंट अल्टीमेटली विल एंड अप जो है ना वो मतलब डेथ। 0.6% चांसेस हैं बचने के। ये 0.6% आपने कहाँ से बताया? देखिए मॉर्गन में। ये परसेंटेजेस जो यूज की जाती है ना, जी 80% जी। मोर्टेलिटी, ठीक है, 80% मोर्टेलिटी होती है, और जो 20% पेशेंट जो सरवाइव कर भी जाते हैं ना, उनमें सीवियर जो है वो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी डेवलप हो जाती है, खासतौर पे हाइपोक्सिक ब्रेन इंसल्ट, और डीआईसी उनमें वन ऑफ दीज है। और इसके अलावा जो है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो होते हैं। ठीक है, आगे चलें सर, जी बिल्कुल। नेक्स्ट सिनेरियो। बिल्कुल पूछो। अच्छा, नेक्स्ट आप गौर सिनेरियो। से सिनेरियो सुने, ठीक है, और अच्छा, फिर एक सेकंड, मैं फिर सिर्फ एक सेकंड। अभी तक की जो डिस्कशन हुई है ना, इसमें आप मैं समरी आसान और सिंपल उसमें मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेशन आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। लेकिन अगर डेफिनेशन के वर्ड्स के बजाय अगर आपको वो कॉन्सेप्ट भी आपने बता दिया है तो आपको मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि कोई भी अगर कोलैप्स हो गया है तो कॉल फॉर हेल्प, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, रिसेसिटेशन मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन विल गो साइड बाय साइड। या और इसके अंदर जैसे अभी वो बता रहा था ना, विद इन 5 मिनट्स और आफ्टर 5 मिनट्स के झगड़े में पड़ने के बजाय मैं आपको एक दरमियानी रास्ता बता रहा हूँ कि आप ये कहें कि जो जिस तरह आपने फौरन बता दिया था ना यूट्राइन टिल्ट, तो यूट्राइन टिल्ट के साथ ही आप ये कहें कि यू शुड बी रेडी इफ इफ सीपीआर इज नॉट इफेक्टेड फाइव विद इन 5 मिनट्स, तो यू शुड इमीडिएटली डिलीवर द बेबी। तो अब इसके अंदर आपने दोनों बातों को बता भी दिया है कि भाई 5 मिनट तक आप रेडी करेंगे ना चीजें। तो जब अगर 5 मिनट्स तक नहीं हो रहा तो यू शुड गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। ये इसमें आपका वो आंसर कवर हो जाएगा। बाकी जो जो एक ज़हन में रखें बात के एग्जाम की एंजाइटी में कभी कभी एग्जैक्ट वर्ड भूल जाते हैं, एग्जैक्ट चीजें, तो आप मुख्तलिफ डिजीजेस को मुख्तलिफ बिल्कुल। ब्लॉक्स में रख दें। तो ये इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड कहीं पर भी कोई चीज आएगी तो आप इसमें यही ज़हन में रखें कि कोई चीज जाके तबाही मचा रही है। तो उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को आप एक दफा याद कर लें कि क्या होता है। उसमें मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन होती है और उसमें वेजोडायलेटर्स रिलीज होते हैं, ल्यूकोट्राइंस रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद एम्बोलिज्म के रेफरेंस में याद रखें कि अल्टीमेटली जाके उसने पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक करना है तो लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा। जब लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा तो कार्डिक आउटपुट ही खत्म हो जाएगा।
ठीक है। और इसी वजह से हाइपोक्सिया होगा, इसी वजह से पेशेंट की कोई सर्कुलेशन नहीं होगी, इसी वजह से एंटाइडल CO2 नहीं होगा, इसी वजह से बॉडी रिस्पॉन्स करेगी वैरायटी ऑफ सिम्टम्स से, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी से लेके हाइपोक्सिया से लेके, और उसके बाद फिर पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है ये सिनेरियो को बताना, और यही बातें आप, बहुत सारी बातें कॉमन है, फैट एम्बोलिज्म में भी यही होगा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में भी यही होगा, और एयर एम्बोलिज्म आमतौर पे क्योंकि इंट्राऑपरेटिव ज्यादा इसकी हैपनिंग होती है, वेक पेशेंट में आमतौर पे इस तरह नहीं होता। तो लेकिन ये है कि बेसिकली में आप कॉमनैलिटीज की तरफ जाएं, ठीक है। तो आई होप हो गया। अब अगला सिनेरियो अब बताओ जरूर, शाबाश। ठीक है। You are performing an epidural on a 23 years old primary gravida in labor. As you advance your Tohi needle, you notice clear fluid coming out. What are you going to do? There are two alternative strategies. कौन बताएगा अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती है यहाँ पे? एक प्राइमरी पेशेंट 23 ईयर्स ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा लेबर में है, जैसे ही आपने टोही निडल एडवांस की, वहां से कॉमन क्लियर फ्लूइड जो है यानी CSF आ गया, तो अब आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जो लोग कॉमनली एपिड्यूरल लगाते हैं ना, उनके लिए तो ये सिनेरियो थोड़ा सा यानी आसान है, लेकिन जिनको यानी जिनके सेटअप्स में कॉमनली नहीं लगता, तो वो उसको उनको ये इस डिस्कशन से फायदा होगा। लेकिन अगेन जो लोग लगाते हैं, उनको पहले से इन चीजों का पता होता है कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। तो कौन बताएगा? देखिए, सर वाइवा इसमें वाले दो जो है ना ऑप्शन है। वो, जी जी, एक ऑप्शन ये है कि I will put the epidural catheter into the subarachnoid space and label it as subarachnoid catheter, and I will inform the midwife and I will give the doses by myself, and I will be careful. And the second option ये है कि I will withdraw the needle and put it a level above, a level above the same place. और दोनों की अपनी advantages disadvantages है। नहीं, आप इसमें बिठा के रखेंगे इसको? ड्यूरल पंक्चर हो गया सर, तो ड्यूरल पंक्चर से मतलब सबअरिकनॉइड में मैं कैथेटर प्लेस करूंगा। नहीं, वो तो ठीक हो गया। उसको इसको हाँ इंट्राथीकल कैथेटर कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, इंट्राथीकल आप हाँ जी। कैथेटर डाल दिया। अब आपको अगला जो होगा, जो मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं दूसरा, किया। हाँ अब जी, आप ये जब दूसरा बोलेंगे तरीका ये है कि नहीं बोलेंगे तो नहीं आपको ये आप हाँ इसमें जी। पढ़ लीजिएगा, या अगर जुल्करनैन को याद है तो अभी अभी हम इससे पूछ लेते हैं कि कितनी डोज देनी है, ठीक है। एक बात हो गई। और देखें, यहाँ पर आपने जो कहा है कि एक स्पेस ऊपर लगाएंगे, तो उस दरमियान में आप पेशेंट को अगर आप बिठा के रखेंगे ना, तो पेशेंट की तो तबाही मच जाएगी। तो आप इमीडिएटली उसको लैटरल पोजीशन में करेंगे, ठीक है ना। जी सर, ठीक। क्योंकि एक एक्चुअली बात ये होता अच्छा, है कि एक एक हाँ, एक पेशेंट है, वो आपसे जो है, आप उसके पास गए हैं, आपको LND वालों ने बुलाया है कि भाई इसको प्राइमरी पेशेंट है, इसका पेन स्कोर, पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम है और अभी ये 4 cm डायलेटेड है। आप क्या डिस्कस करते हैं मरीज से? आप कैसे एपिड्यूरल का कंसेंट लेते हैं और क्या चीजें आप बताते हैं? अल्टरनेटिव अगर वो आपसे पूछती है तो आप क्या क्या कर सकते हैं? लेबर एपिड्यूरल की बात कर रहा हूँ मैं, लेबर एनाल्जेसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये MCPS FCPS दोनों में आ सकता है, और ये फेवरेट टॉपिक है इनका आजकल। जी सर पहले मरीज के पास आके अपना आप इंट्रोड्यूस करते, फिर उससे कंसल्ट लेते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बता के, और आखिर में मरीज का अगर कोई सवाल हो तो एड्रेस करते हैं, और फिर इससे के आगे बढ़ जाते हैं। कंसेंट क्या लेते हैं आपने? आपने तो, उसने तो आपसे, मैंने तो क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं है डॉक्टर साहब। मैंने तो पूछा है कि आप उसको ये बताएं कि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज क्या हैं लेबर एनाल्जेसिया के लिए। तो आप सर लगाते हैं एपिड्यूरल, लेबर एपिड्यूरल कॉमनली लगाते सर हैं? ये आपका क्वेश्चन ये है कि हम लेबर एपिड्यूरल की कांस्टेंट ले ले पेशेंट से, या पेशेंट को हम नहीं, समझाएं कि लेबर कोई एपिड्यूरल अल्टरनेटिव। आप लेबर, मतलब देखिए मेरी बात आपने सुनिए, आप उनको लेबर एपिड्यूरल कॉमनली लगाते हैं, लगाए हैं आप? हाँ जी। लगाते हैं? नहीं नहीं सर, रूटीन में नहीं लगाते सर। जो कोई लगाता है लेबर एपिड्यूरल, तो वो जरा जवाब दे, मैं थोड़ा इसको अच्छे से फिर उससे बात कर सकूंगा। जो लेबर एपिड्यूरल रेगुलर लगाते हैं, चलें आप ही बताएं, ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, जब भी आप जाते हैं ना, सबसे पहले तो पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन, कि ये जो जी मरीज है सर। जिसके लिए मुझे बुलाया, ये वही पेशेंट है या नहीं, ठीक है ना। वहाँ 2 नर्स मौजूद होती हैं। अब आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि मेरा नाम डॉक्टर जुल्करनैन है और मैं सीनियर रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार एनेस्थेटिस्ट हूँ,
और मैं आपका एनेस्थेटिस्ट हूँ, और मैं आपको मतलब ये आप जो लेबर है इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब वो क्या ऑप्शंस हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, तो मरीज हमारे कह रही पास है कि जो है वो मैंने ये टीका नहीं लगा। जी सर, तो हमारे पास ऑप्शन तो नॉन फार्माकोलॉजिकल भी है, देखिए ये फार्माकोलॉजिकल भी नॉन है, और फार्माकोलॉजिकल, आप नॉन फार्माकोलॉजिकल का लफ्ज यूज करेंगे ना, एग्जामिनर आपको फंसा देगा। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ अच्छा का सर, सोचे ना। देखिए नॉन जी सर, फार्माकोलॉजिकल कोई करता है हमें एक्यूपंक्चर या हेप्नोटाइज नो या ये सर, टेक्निक? आप नो सर, फार्माकोलॉजिकल बताएं। जब जी, फार्माकोलॉजिकल से एग्जामिनर का पेट भर जाएगा ना, अब अच्छा आप सर, नॉन फार्माकोलॉजिकल बोलेंगे ना, देखें एग्जामिनर जो है ना ये नहीं सुनना चाहता। यकीन करें, आप इस तरीके की चीजें जब एग्जामिनर को बोलते हैं ना, वो समझ जाता है कि इसको यानी ये थ्योरी पढ़ के आया है। वो फंसाएगा आपको, कहाँ फंसाएगा? अच्छा टेस्ट डोज में सर, फंसाएगा, मैनेजमेंट में जी, फंसाएगा, कैथेटर का पूछना शुरू कर देगा आपसे। आप बस मुझे वो 10 या 8 जो नाम है वो बता दें जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, क्या क्या कर सकते जी सर। सर हम इनहेलेशनल इंटोनॉक्स दे सकते हैं, इन हैं? वोलेटाइल एक्सीलेंट। एनेस्थेटिक, वोलेटाइल एनेस्थेटिक हम दे सकते हैं, आईवी हम मेपिरिडिन दे सकते हैं, मॉर्फिन दे सकते हैं, वॉलेटाइल और वॉलेटाइल एनेस्थेटिस ये कहाँ से आपने किया? सर वॉलेटाइल एनेस्थेटिस आप इसमें एक आ लेबर जाएगा में देंगे आप? आईवी ओवॉइड्स और नहीं नहीं, क्या डॉक्टर साहब क्या बोला आपने? देखिए एक तो एंटोनॉक्स हो गया जिसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, फिर और क्या है? ऐसा एक्चुअली ये है सीवोनॉक्स, पैथेडीन वो हाँ जी, और आईवी सीवोनॉक्स है, ठीक है। लेकिन ये सिवोनॉक्स, पाकिस्तान में नहीं यूज होता, जरा खतरनाक है ये आंसर। बहुत सारे लोगों को हाँ शायद ये जी, पता भी नहीं होगा। देखिए अब अगर हम सिंपल बात करें ना, देखिए लेबर की जब भी बात होती है सिंपल बात होती है। हमने 4 cm डायलेटेड एक प्राइमरी ग्रेविटा पेशेंट है, एंटोनॉक्स जी सर, गायनी वाले पहले से दे रहे होते हैं। आपने बोला एंटोनॉक्स एक्सेलेंट, आगे क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं? हाँ, आईवी मेडिकेशन दे सकते हैं सर, फिर उसके बाद और क्या क्या दे सकते हैं आईवी मेडिकेशन में? आईवी में हम सर मॉर्फिन है, मोफिरिडिन है, और किटामिन है, तो मॉर्फिन तो डॉक्टर साहब जो है वो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन करा देगा बच्चे में। और सिंपल एनाल्जेसिक से जाएंगे, पैरासिटामोल देंगे, आईवी ओके पैरासिटामोल। ओके। अगर उससे नहीं हुआ तो श्योर बच्चे को ऑपरेशन। सिंपल एनाल्जेसिक से डॉक्टर साहब लेबर में फायदा हो जाता है? सर होता तो नहीं है लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अब जब होता नहीं है तो आप बोले ना, मैं तो ऑप्शंस पूछ रहा हूँ आपसे। और सर आईवी ओपियोइड शॉर्ट एक्टिंग यूज कर सकते हैं। गुड, क्या यूज कर सकते हैं? सर उसमें फेंटेनिल फेंटेनिल यूज कर सकते शॉर्ट डोज। हैं, सर, मैं क्या क्या फेंटेनिल, यूज कर सकते हैं? सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, क्या बोला आपने? फेंटेनिल? सर पेशेंट कंट्रोल एनेस्थीसिया हाँ जी, जो होता है ना, फेंटेनिल। देखिए पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया जो होता है ना, वो यूज हाँ किया है जी, आपने? कभी दिया है किसी लेबर वाले को पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया? सर हमारे पास तो लेबर एनेस्थीसिया लगता ही नहीं था सिविल में। एग्जैक्टली नहीं, सिविल से तो मैंने भी ट्रेनिंग की है, लेकिन जो है बाहर आके फिर हमने देखा, तो अब हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इसकी। तो डॉक्टर साहब ये तो वो पूछते हैं, ठीक है ना? तो इसमें आपने जो बताना है ना, एंटोनॉक्स आपने बता दिया, फिर सॉसिगोन या पैथिडीन जो होता है या पेंटाजोसिन ये वो देते हैं, ठीक है ना, आईवी। पैथिडीन देते हैं, आईएम मॉर्फिन देते हैं, ठीक है ना? फिर और क्या दे सकते हैं इसमें, ये मैं जानना चाहता हूँ। किटामिन, किटामिन स्पाइनल सर लगा दे सकते सकते हैं? स्पाइनल लगा सकते हैं सर पेशेंट अगर को? जी सर, जी सर को लगा पहले स्पाइनल तो दे हमें सकते ना हैं? जी गायनेकोलॉजिकल जी। टीम से पूछेंगे जी सर, कितना देंगे स्पाइनल, क्या देते हैं स्पाइनल में, कैसे लगाएंगे स्पाइनल? 2 to 4 milligram bupivacaine देंगे सर। कितना देंगे? 2 to 4 milligram सर। नहीं आप देखिए ना, मेरी बात सुने, आप एक देखिए कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं, आपको एक एग्जिट एग्जाम की मैं डिग्री दे रहा हूँ। आप ये ना बोलें कि 2 to 7 मिलीग्राम। जो भी आंसर आप देंगे ना, जो भी आंसर आप देंगे, आपने ऐसे बताना है कि सर मैं ये इस मरीज का मैंने आपको बता दिया है, 70 kg की खातून है, 23 years ओल्ड पेशेंट है, इसको लेबर एनेस्थीसिया देना है, इपिड्यूरल वो मना कर रही है, आप कैसे प्रोसीड करेंगे? अब यहाँ पे जो डॉक्टर साहब आपका जो है ना, आपने ये नहीं बताना 2 to 7, आप मुझे वो डोज बता दें, आप हैवी मार्किंग कितना देंगे? 2.5 जो मिलीग्राम लेबर एनेस्थीसिया देते हैं जो सर है टोटल डोज ब्यूबिकेन। तो 0.25% आपने बनाएंगे।
अच्छा 0.25% स्पाइनल में लगाएंगे? नहीं नहीं, हम बिलो मतलब उससे कम जाएंगे, 0.125 या नहीं, 0.005। यही कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर करना चाह रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, यही कॉन्सेप्ट है, बेसिकली यही मसला है। 0.25 स्पाइनल में लगाने से तो उसको मरीज को क्या, अच्छा 0.25% कितना ml देंगे आप पेशेंट को? चलें 0.25%। सर, वो सर पहले 0.25 तो नहीं, हम देखेंगे 0.0625 है, ठीक है, इसमें हैवी 0.06 मार्किन जो है ना, इसमें हैवी मार्किन दिया जाता है, ठीक है। या तो आप हैवी मार्किन दे दें या आइसोबैरिक दे दें, अगर आपने हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी का ख्याल रखना है। 0.5% हैवी मार्किन 5 मिलीग्राम दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। 0.5% हैवी मार्किन 5 मिलीग्राम आप इसमें देते हैं। और क्या ऑप्शन है आपके पास? अच्छा सॉरी जुल्करनैन, मुझे एक बात बताना, क्योंकि मैं तो बहुत अरसे से पाकिस्तान से बाहर हूँ। पाकिस्तान में हेवी 0.75 मार्किन जो मिलता है। एक सेकंड, 0.75 मिलता है ना पाकिस्तान में, तो क्या 0.75 मिलता 75 ही की नहीं। तो 0.75 की तो बात ही नहीं करनी है यहाँ पे। देखिए नहीं नहीं, मेरी बात लेकिन सुनो। पाकिस्तान में अवेलेबल है 0.75 0.5। हाँ होता है कुछ जगहों पे होता जी है, जी सर, जब तक 0.5 मैं तो काम है करता सर, फिर है। 0.5 एक सेकंड, एक सेकंड, 0.75%। एक सेकंड, एक बंदा बोले प्लीज, क्या पाकिस्तान में इस वक्त हाइपरबैरिक 0.5% ब्यूपिकेन अवेलेबल है या नहीं? यस सर, है अवेलेबल अवेलेबल? है ना सर, अवेलेबल है, यस अवेलेबल अच्छा है। ठीक, ठीक है ठीक। अगर देखें हाइपरबैरिक एपिड्यूरल, 0.5% होगा तो फिर 0.575 का नाम नहीं लेना। ठीक है। देखिए एपिड्यूरल जो लेबर होता है ना, बेसिकली प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट चीख रही होती है दर्द से, ठीक है ना। कभी कभी वो बिस्तरे के ऊपर लोटपोट हो रही होती है, ये मतलब कोई आसान चीज नहीं होती। मल्टी वाली को तो आप लगा देते हैं, लेकिन प्राइमरी ग्रेविडा का लेबर मैनेज करने के लिए जो है ना, आपको काफी एक्सपीरियंस और इन सारी चीजों की नॉलेज होगी तो आप कर पाते हैं इसमें, ठीक है ना। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 0.25%, 0.25% यहाँ कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना, अगर आप स्पाइनल दे रहे हैं, ठीक है। इपिड्यूरल की अभी मैं बात नहीं कर रहा, अभी स्पाइनल की बात हो रही है। तो 0.5% या तो आप हैवी मार्केन दे दें 5 मिलीग्राम, यानी 1 ml, या 0.5% आप आइसोबेरिक दे दें, अगेन 5 मिलीग्राम। अब आ जाए और कौन से ऑप्शन हैं? जी, स्पाइनल ओपियाइड भी दे सकते हैं, स्पाइनल ओपियाइड दे सकते हैं सर। स्पाइनल ओपियोइड्स, स्पाइनल ओपियोइड दे तो सकते हैं, लेकिन जो है वो, चलें ये भी एक ऑप्शन है। और क्या कर सकते हैं भाई? कंबाइन स्पाइनल इपिड्यूरल लगा देना, कंबाइन स्पाइनल इपिड्यूरल भी दे सकते हैं। और लास्ट रिजॉर्ट सर इसका होता है इपिड्यूरल, ठीक है सर जी। सर मुझे पूछना था कि ये आपने कहा ना 0.5% हैवी ब्यूपिकेन, ठीक है, और फॉर लेबर हम्म। एनर्जीजिया आप कह रहे हैं, तो एनर्जीजिया के लिए तो हमें यही समझाया जाता है कि आप है ना 0.5% से नीचे जाओगे, नहीं मैं आपको 0.5% बताता हूँ, नहीं देखिए मैं नहीं, आपको इसमें बताता हूँ, डोज कम देखिए दे रहे हैं ना। देखिए असल में बेसिकली देखिए मेरी बात सुने, आई एम यही चीजें मैं यहाँ पे आपकी क्लियर करना चाह रहा हूँ। जब एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछे ना, आपने जी ऑप्शंस के अंदर 6-7 चीजें बतानी, वो क्या क्या है सुने आप। सबसे पहली चीज है एंटोनॉक्स, ठीक है ना। एंटोनॉक्स मरीज खुद पकड़ के बैठी होती है, ठीक है, लेकिन एंटोनॉक्स से इतना फायदा नहीं होता, तो फिर फर्दर ऑप्शंस की तरफ वो जाते हैं। उसमें फर्दर ऑप्शंस क्या क्या हैं? जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो ये लोग देते हैं पैथिडीन, IM मॉर्फिन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्या, लो डोज स्पाइनल, एंटोक्सिन। ठीक है। इसके अलावा कंबाइन स्पाइनल इपिड्यूरल, ठीक है ना। और आखिर के अंदर जो है वो इपिड्यूरल जो है वो, जो कि है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा अब मुझे बताएं कैसे जो है वो इपिड्यूरल कैसे परफॉर्म करते हैं? इसमें ऐड कर लो पोटेंशियल ब्लॉक भी, कभी दिया तो नहीं है लेकिन 12 वो लिस्ट में सर वो शामिल है। आप S2 S3। प्रोटेंडल नर्व भी बोल दें, पैरा सर्वाइकल भी बोल दें, बोलने में कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, कौन बताएगा इपिड्यूरल कैसे परफॉर्म करते हैं? तो पैरा सर सर्वाइकल भी दे स्पाइनल सकते की डोज रिपीट कर देंगे, जो अभी हम लो डोज स्पाइनल जी लगाएंगे स्पाइनल, 0.5%। डॉक्टर साहब स्पाइनल यहाँ पे वही काम कर रहा है जो CS वाला काम हो रहा है ना, स्पाइनल यहाँ जी पे सर। जो है वही काम कर रहा है। तो आपने स्पाइनल की डोज 0.5% हैवी मार्केन 5 मिलीग्राम, यानी 1 ml,
ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और देखें काफी और सेंटर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे लेटरल पोजीशन में लगाया जाता है इपिड्यूरल, क्योंकि वहां पे मतलब सख्त मना होता है कि आप लेबर वाले पेशेंट को नहीं बिठाएंगे। ठीक है, एक्चुअली ऐसे भी आइडियली जो सेंटर्स है हैं। ना वो लेबर एपिड्यूरल या इवन प्रेग्नेंट पेशेंट में एपिड्यूरल, या आप किसी भी ऐसे पेशेंट में जिसमें आप को डिफिकल्ट एपिड्यूरल लग रहा है ना, जो तो एक्चुअली आइडियली हम्म, लेटरल पोजीशन में लगाना चाहिए। हम लोग नहीं ट्रेन नहीं है ज़्यादा उसमें, एटलीस्ट मैंने बहुत बिल्कुल। कम लगाए हैं, और मैं इसलिए मैसेज देना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि आप लोग एपिड्यूरल जो है वो लेटरल पोजीशन में लगाना सीखें। इसीलिए ये गुफ्तगू हो रही है तो इसमें मैं एक और ऐड ऑन कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में ज़्यादातर मेजोरिटी जो लोग हैं वो एयर पे ट्रेंड है। तो एयर भी जो है हम्म वो इंटरनेशनली वो अब इतना ज़्यादा उसको इनकरेज नहीं किया जाता। से लाइन पे और हम्म, कॉन्टिन्यूस प्रेशर टेक्निक से, जो कि हम पाकिस्तान में मैंने तो कभी बिल्कुल किसी को लगते हुए देखा भी नहीं था, लेकिन से लाइन यूज करने की प्रैक्टिस करें। लेकिन एक बात बिल्कुल। याद रखें कि जब हमारा लर्निंग कर्व वहां तक पहुंच जाता है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर अब मैं से लाइन से यूज करने की कोशिश करूंगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरा पंक्चर करूंगा। तो इसलिए जो टेक्निक अगर आपको सीख गए हैं उससे हटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जूनियर्स एटलीस्ट, अब यहाँ पे जितने सऊदी रेजिडेंट्स हैं वो कोई भी एयर नहीं यूज करता, वो सेलाइन यूज करता है। अच्छा, अब इसके अंदर एयर से रेफरेंस से सिर्फ एक पैरा डिस्कशन हो गई है। एयर में ना बात ये हम्म, होती है कि कई दफा आप कोशिश ये करें कि जब आपको पता लग गया ना कि आप पहुंच गए, तो आप पूरी जरूरी नहीं है कि आपने वो पूरी हवा अंदर घुसा दी है। आपको आप ये वहां आधे सेलाइन भी एमएल, डाल सकते आप आधे एमएल से भी आपको पता लग गया, अब आप उसके बाद वहीं पर प्रिपेयर रखें सेलाइन, आप सेलाइन से उस को वो हैं। करें। सर उसका सर हमारे, रीजन क्या है सर? यार यार नहीं जाए सर अंदर, उसका रीजन सर? यार नहीं ये ये तो आप रीजन बताएं ना, क्या रीजन है? आप आप बताओ। एफसीपी, एक मिनट, नहीं आप ये, बताएं, क्या हाँ रीजन हो बताओ सकता प्रदीप। है यार? देखो, एफसीपीएस वाईवे वाले जितने भी लोग हैं ना, वो ये जो टॉपिक अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, आप क्वेश्चन करके क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। यार डोंट क्यों टेल एयर एम्बोलिज्म। मना करते हैं यूज ये करने ये ना कहिएगा कि एयर से? एयर एम्बोलिज्म हो एम्बोलिज्म जाता नहीं। है। आधे एमएल से एयर एम्बोलिज्म नहीं होता। सर एयर ये जब इम्बोलिज्म। जाती है ना एयर, ये एयर जाके पॉकेट्स बना देती है, ठीक है। तो जब हो सकता है कि किसी जगह पे हम्म आप दवाई दे रहे हैं वहां तक वो पहुंच ही नहीं रही, Pitchy उसने उस block. जगह को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि पैचेस वो उसमें स्ट्राया होते हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, जो कि इसी ये भी एक रीजन होती है। एयर ना भी हो तो भी हो सकता है, लेकिन एयर अगर आपने डाली है और आपने बहुत ज्यादा डाली है तो ये हम्म, प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब आपको पता लग गया है तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी फुड़क करके पूरी सिरिंज को, जब आपको पता लग गया पहुंच गए तो आप रुक जाएं, थोड़ी सी हल्की सी करके आपको, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस कि यू आर इन, और आप फिर सेलाइन इंजेक्ट करें। सेलाइन इंजेक्ट करके आप स्पेस को वाइडन कर दें, फिर उसके बाद आप कैथेटर डालें। मतलब देर आर सो मेनी वेज टू कंफर्म इट। मतलब बताने का मकसद ये जरूरी नहीं है कि 5 ml पकड़ के अंदर एयर ठोक, ठीक है ना। ये बताने का मकसद है। और एयर सर ये एम्बोलिज्म आप स्पेसिफिकली लेबर के लिए बोल रहे हैं कि मैं इसमें? हर सर की बात लेबर कर के रहा हूँ, लिए नहीं बोल रहे हैं कि मैं आप ये हर कि की बात पॉकेट्स कर रहा बन जाएंगे या? हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हर हूँ, किसी की में? अच्छा अच्छा सर अच्छा। थ्रू आउट चाहिए। ठीक है। नहीं वैसे सर ये एपिड्यूरल स्पेस जो हमारे पास होता है ना लेबर में बहुत कम होता है, तो प्रेफरली हमें जो नॉर्मल पेशेंट में हमने लगाया हो एपिड्यूरल उसके बाद ही लेबर में ट्राई करें, क्योंकि उसमें एपिड्यूरल स्पेस बहुत कम होती है। बहरहाल एनीवेज वो एक अलग कहानी है। इसको अच्छा, इस अब सिनेरियो को, ये कौन बताएगा कि इपिड्यूरल, अच्छा स्पाइन इपिड्यूरल के लिए जो निडल लगाई जाती है उसका क्या नाम होता है? इपिड्यूरल, ये टू साथ साथ टू वो भी नीडल। थोड़ा। तो ही निडल, तो सर ही सुई निडल का नीडल। गेज कितना होता है? गेज तो पता नहीं, इसका लेंथ जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है यूजुअली। लेंथ और क्यों नहीं पता 16 और आपको? 18 गेज के होते हैं, सॉरी 16 और 18 गेज। एक मिनट प्रदीप, एक तो ये कि आप तो इस ही वक्त आप निडल थोड़ी जो देर है, खामोश रहो, देखो। क्योंकि आप वाईवे वालों को मौका दो, ठीक है। और हम्म, दूसरी बात ये है कि ये आपसे उन्होंने सवाल ठीक है। पूछा है गेज का, तो आप उनको लेंथ बताओगे। वो आपसे मांग रहे हैं गंदम, आप उनको चना देखिए दोगे। मेरी बात सुने। अभी अभी जो है डॉक्टर समीना इस्माइल ने ये जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था, उसमें वो इपिड्यूरल सेट लेके बैठी थी, ठीक है ना। और वो क्या क्या सवाल थे, ये मैं वही क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूँ कि वो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आपके सामने है। तो ये इपिड्यूरल सेट है, निडल को टोई निडल कहते हैं, ठीक है। कितने गेज की होती है? देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, क्वेश्चन को समझ के जो है ना, अगर कोई मतलब थोड़ा पॉज लेके, अगर इसका मतलब ये नहीं होता उसको आता नहीं है, आप थोड़ा पॉज लेके ये नी जर्क किस्म के रिफ्लेक्सेस ना दें, या बिल्कुल ऐसे कि जो है वो अभी जैसे जो बात पूछ रहा हूँ वो बताएं। गेज कितने होते हैं एपिड्यूरल निडल के? लेंथ की बात मैं नहीं कर रहा, लेंथ की बात आगे करेंगे।
ये तो बहुत सिंपल बातें हैं यार। आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही? मैं तो आप लोगों को साथ साथ वो भी बताता ही जा रहा हूँ, बोल सर दें। मैं बताऊं सर बस। अच्छा, अगर आप बस बताएंगे ना फिर सारा आपने बताना है मुझे, ठीक है? नीता जी 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 फायजा, बिल्कुल बताएं आप, बिल्कुल। बताएं नीता, 1 मिनट प्रदीप, 16 और प्रदीप 18 गेज। प्रदीप, एक इस वक्त के लिए मैं आपको माजरत कर रहा हूँ। इस वक्त जो वाइवा वाले हैं उनको पहले मौका, अगर वो सारे खामोश हैं, वो वाइवा नहीं देना चाहते, तो फिर आप बोलना, ठीक है? वाइवे वाले किधर चले गए भाई? नीता, फायजा, इकराम खान साहब, ओके। आप लोग बोले ना। देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, ये हमारे सर ये टॉक्स में था, 14 ठीक है ना? ये सर और ये 4 होते हैं, 14, 16, 18, 20 ओके गुड। और लेंथ कितनी होती है डॉग साइबर की? 10 सेंटीमीटर। सर अब 9 वो भी डिपेंड सेंटीमीटर। करता है, सबकी डिफरेंट होगी। एग्जैक्टली देखिए कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना उसको आप इस तरह से कहते हैं, देखिए मोटी पेशेंट्स भी आ सकती है ना आपके पास, जैसे लॉन्ग स्पाइनल निडल होती है, इसी तरीके से लॉन्ग एपिड्यूरल निडल होती है। तो 8 सेंटीमीटर की मार्किंग होती है, ठीक है? 2 सेंटीमीटर का हब होता है, 10 सेंटीमीटर। और जो लॉन्ग निडल होती है 10 सेंटीमीटर की मार्किंग होती है, कुछ में 12 सेंटीमीटर की, और 2 सेंटीमीटर का अगेन हब होता है। तो उसमें 12 टू 14 सेंटीमीटर। कैथेटर की लेंथ कितनी होती है जो कैथेटर होता है? 100 सेंटीमीटर। गुड, 100 टू 120 सेंटीमीटर। इसमें कितना आ जाता है? फिल्टर फिल्टर का डायमीटर कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर होता है, ये याद कर लेना, ठीक है? अच्छा, इसमें कितना ड्रग आता है पूरे इसमें? कौन बताएगा ये? 1.5 ml। 1 टू 1.5 ml। एक्सीलेंट, ठीक है। सर अब आप बता दें कि जो है वो उसको किस तरीके से जो है वो मैं एक पेशेंट हूँ, ठीक है, जिसको आपने एपिड्यूरल परफॉर्म करना है। अब आपने जो है ना कंसेंट से लेके सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करें किस तरीके से आप करते हैं एपिड्यूरल। जल्दी जल्दी। सर सबसे पहले तो कंसेंट होता है पेशेंट से। आपने कंसेंट किया, ब्रीफली पेशेंट को एक्सप्लेन किया अपने प्रोसीजर को। उसके बाद प्रेप ड्रेप होती है, प्रेप ड्रेप की पोजीशनिंग होती है, सॉरी पहले पोजीशनिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है, उसके बाद आपके पास प्रेप ड्रेप होती है। प्रेप ड्रेप के बाद आपने सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द स्किन विद द लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेशन के बाद ट्वी नीडल हम इंसर्ट करते हैं 2 सेंटीमीटर, एंड देन आइदर विद द सेलाइन और द एयर आप लॉस ऑफ रेजिस्टेंस चेक करते हुए गो इनटू द एपिड्यूरल स्पेस मिलीमीटर बाय मिलीमीटर। जैसे ही आपको लॉस ऑफ रेजिस्टेंस फील होती है यू वुड स्टॉप। उसके बाद एपिड्यूरल कैथेटर पास करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्पेस कितने पे आई है, उससे आप 6 to 7 सेंटीमीटर कैथेटर इंसर्ट करते हैं। एंड देन आप उस पे एक टेस्ट कहते हैं जो कि एलन सर टेस्ट आपने का नाम अभी मुझे डॉक्टर साहब कितने एपिड्यूरल लगाए हैं? सर काफी लेबर टाइम एपिड्यूरल लगाया है। नहीं काफी लेबर लगाए एपिड्यूरल नहीं लगाया सर, नहीं लेबर एपिड्यूरल नहीं लगाया। असल में जो आप बता रही हैं ना, इससे मुझे जो इम्प्रेशन आ रहा है ना, लेबर एपिड्यूरल तो आपने परफॉर्म किया नहीं सर लेबर नहीं तो किया? लेकिन ठीक है ठीक तो है, कि नहीं वो है ऐसे कुछ फॉलो जो जो हमारा यूपीएससी स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना तो वो आपको सामने चाहिए कि टोटली प्योरली अकेडमिक है ना, तो ना कोई रिलीजियस ना कोई जोक्स ना कोई ना पॉलिटिकल लोन हर चीज में जो है ना फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे अपने स्केप्टिक से जो यूपीएससी में। तो इसमें एक कौन सा इस बात बेसिकली दैट्स व्हाट ऑफ कोर्स प्लस पॉइंट में एग्जांपल है कि ना आपको सच चीजें हैं मेरे तो कॉन्फिडेंस हमारा इवन अगर किसी और की कोई और बात को भी तब तक मुझे किसी नहीं का माइक तो खुला मैंने है। उसकी एक बात के किसी और किसी की का माइक खुला हुआ है। समझ नहीं आ रहा है। हेलो, तो बस इस पे होता है जो कि एक तो यू नो जैसा ऑब्जेक्टिव सेकंड इज यू नो इसके अलावा हर चीज में मतलब मैंने आप सुनता हूँ चलो क्या वो भी ग्रेटफुल क्या मुझे सर किसी का या कर अगर सर अगर किस तरह का लक्ष्य है स्वयं से डालने लव टू से पॉइंट ये माशाल्लाह टेलीविजन के बहुत अच्छा माशाल्लाह खरीद प्रेजेंट कर भाई। तो इसका जो नहीं दे सकता इंसान तो कुछ नहीं कर सकता सब। तो बस ये कि ये आई होप यू अंडरस्टैंड कि जाहिर है कि वो हर बंदा अपने भी करना इसको करेगा भी फॉलो करेंगे बात होगी। तो मैं उससे मिलके मुझे एक तो मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि यार it was against the policy. And you know तो ये चीज़ है तो I hope you understand. बाकी ये कि सब करके मैं भी इम्प्लीमेंट करूँ ऐसे जब मैं आपकी टीम टेक so that league can you avoid के so I think as far as the length is concerned once a week that is okay to my concern and me personally. But let me check. I think just hold on this week मैं जरा check कर लूँ अपने और जो से टेस्ट कर लूँ हमारे कमिटी मेंबर्स को बोल के उनसे भी कर लें कि at least जो नेक्स्ट भी है उसको करने के लिए करें क्या पहले तो आप संग कर दिया था आपको I think just to क्या हेलो, हो रहा है? for night for everything let me see हेलो, बाकी I hope you understand. Best of luck in the day also without the watch show.
ना हाशमी भाई को भी तरफ से सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। इसमें सुनाई तो उनसे काफी क्या बताएं हेलो तो इस बात को ठीक है हेलो। अस्सलाम वालेकुम। नो प्रॉब्लम का, मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं बुरा मना रहा। मैं तो और खुद हमने इतने सारे ग्रुप चला रहा हूँ और मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। आप लोगों ने तो बहुत लीनियंसी का मुजाहरा किया है। लेकिन मैं बेसिकली यही चाह रहा था कि आप मुझे बता दीजिए जो जो चीज़ अलाउड है वो मैं भेजूंगा, जो चीज़ नहीं अलाउड आई विल नॉट डू, डोंट वरी। और ये जो है ये खुद ये ए ग्रुप है, और ये अगर सर क्या हो गया, खैरियत है? हेलो हेलो जी सर नाम हेलो सुन रहा है। हेलो। हेलो। अस्सलाम जी वालेकुम। मैं सर अब आ माजरत रही है चाहूँ, आपकी एक्चुअली आवाज। मुझे कॉल आ गई थी। मैं आई एम सॉरी फॉर इट। जी कंटिन्यू प्लीज। जी जी, तो इपिड्यूरल जो है वो कैसे, आपने बताई सारी चीजें, तो आप क्या बता रही थी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था उसके बाद। जी। जी सर आप पूछ रहे थे लेबर एपिड्यूरल लगाया, सर लेबर एपिड्यूरल नहीं लगाया कभी। ठीक है, तो जिसने लगाया वो जवाब दे दे। अच्छा, सॉरी, मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोगों को थोड़ी सी बात इस वक्त वाइवा की डिस्कशन से अलग है। मैं आप सब लोगों से को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने जो सुपरवाइजर्स हैं ना, उनके कमरे में जाएं और उनसे इंतहाई मौदबाना अंदाज में उनसे पूछें कि सर हमने एक पेपर फिल करके भेजा है जिसमें हमने सारे प्रोसीजर लिखे हैं और आप हमें दुनिया के सामने फेंकने लगे हैं। तो हम लोग वहां जाके ये बताएंगे कि हमारे हॉस्पिटल में लेबर एपिडुरल नहीं लगता था। खुदा के वास्ते आप लोग अपने सुपरवाइजर्स को सवाल करने की कोशिश सर करें। अभी ये ठीक? लास्ट तो लास्ट वाइवे में है ना सर, लास्ट वाइवे में अभी ऐसा हुआ कि मतलब एक केस था स्पेसिफिक, तो उस केस में जो है ना, मतलब 6-7 लोगों को फेल किया उन्होंने ना। और मतलब कैंडिडेट की अपनी भी थोड़ी मिस्टेक थी, लेकिन ऐसी नहीं बात सॉरी, नहीं थी एक कि मिनट उनको आता जुल्कनैन। नहीं था। जुल्कनैन सॉरी, मैंने ये बात मुकम्मल की। और एक और बात याद रखें जी जी। कि मैंने भी इसी मुल्क में सिर्फ ट्रेनिंग की है। और हर काम को करने के लिए आपको इनोवेटिव होना पड़ता है। ठीक है, आपको कोशिश हम्म। करनी पड़ती है। आप लोग, मैं ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। हम लोगों की पाकिस्तान में वो अप्रोच है कि कुछ शहर के लोग की दुश्मन सन, या कुछ शहर के लोग भी दुश्मन थे और खुद आप में मरने का शौक था। हम लोगों की अपने हम्म। अंदर इम्पल्स नहीं होती। मैंने एपिडुरल कैसे सीखा मैं आपको बताऊं। मैं पर्चियां लिख के रखता था और मैं मरीज की शक्ल देखता था और उनसे मैं बात करके मैं उनसे कहता था कि यहाँ पर ये वाला टीका आता है, अगर आप ये खराब वाला टीका हम्म। लगवाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अच्छे वाले टीके में आपको 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैं अल्लाह से साथ तौबा करता चले था। मैं और मैं बता बेसिकली मैं मैं यही थोड़ा बताना जल्दी चाह रहा हूँ जल्दी, कि आप लोगों को सर मैं ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आप वाइवे में जाके ये कह दें कि हमारे सेटअप में एपिडुरल नहीं लगता। यू हैव टू डू इट। और क्या थोड़े दिन के बाद जब इम्तहान पास हो ही जाएगा इंशाल्लाह, तो वहां पे बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लोग सुपरवाइजर से और जूनियर्स को ये पैगाम पहुंचाएं। ये सुपरवाइजर कोई खुदा नहीं है। इन लोगों से सवाल पूछना आपका हक है बिल्कुल। कि सर आप लोग हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एक सीपीएसपी में पेपर भर के भेज रहे हैं, आप हमारी रोटेशंस करवाएं, आप हमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो पूरी करें। वो क्या कर लेगा, वो आपको हम्म। कत्ल कर देगा। क्या करेगा, वीगो डाला मंगवा लेगा। जब तक आप लोग की आवाज उनसे बात करेंगे ही नहीं और खाली डर डर के बैठे रहेंगे कि एग्जाम में वो फेल कर देगा, एक वाहिद डर है ना, यही आप लोगों को। वो और क्या कर सकता है, उसकी क्या औकात है, वो आपके घर आके आपको उठा के बाहर फेंक सकता है। ये खुदा के वास्ते अपने अपने हक को लेना सीखें। आई एम सॉरी, ये मेरी ये फरियाद है सर आप ये सब से। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो है वो ऐसा होना चाहिए। चले मैं जो है वो 5 मिनट में आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ईपीडब्ल्यू कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर असल मैंने थोड़ा जाना। तो जी जी सबसे पहले जैसे प्राइमरी के लिए आपको बुलाया था, ईपीडब्ल्यू लगाना है, ठीक है ना। पेशेंट को, आप पेशेंट के पास गए, ठीक है ना, आपने पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड नंबर चेक किया, अपना तारुफ कराया, मेरा नाम ये है और मैं आपको ये लेबर एपिड्यूरल लगाऊंगा, इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है, इतना फेलियर रेट है, और ये मसला भी हो सकता है आपको, जो कि आपने टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेंशन करना है वो ड्यूरल टैप है और हेडेक है, ठीक है ना। तो ये आपने सारी चीजें करने के बाद ये देख लेना है कि मरीज को कोई इनॉक्सीपेरान, कोई कोई मतलब ऐसी एंटीकोगुलेशन तो नहीं चल रही, आपने एक्सक्लूड कर लिया कि इसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। उसके बाद क्या चीजें हैं, अच्छा ये भी करने से पहले हम लोग जो है ना, असल में हमारा सेटअप थोड़ा डिफरेंट है। हम ऑर्डर कर लेते हैं, इपीड्यूरल फार्मेसी के को ऑर्डर भेज देते हैं कि फेंटेनिल
0.1% बिपिवाकेन विथ 100 cc नॉर्मल सलाइन वो प्रिपेयर करके हमें भेजते हैं। और हम यहाँ पे 2% लाइडोकेन फॉर स्किन इन्फिल्ट्रेशन प्रिजर्वेटिव फ्री और 0.25% फॉर द टेस्ट डोज बिपिवाकेन। ठीक है, ये हमारे पास सारा जो है वो मौजूद होता है, हमें कुछ बनाना नहीं पड़ता। यहाँ पे हम कुछ नहीं बनाते। जी मैं सारा ये डोज रिपीट कर दूंगा। ठीक है, जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कंसेंट लेते हैं। कंसेंट हमारे यहाँ पे आईपैड पे कंसेंट होता है। कंसेंट हम ले लेते हैं और उसको ये भी बता देते हैं कि इससे प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो है वो सिरिंजेस हैं और कंसंट्रेशन है। तो हमारे पास यूजुअली वहाँ दो चीज़ें मौजूद होती हैं, 2% लाइडोकेन प्रिजर्वेटिव फ्री जो कि हम स्किन के लिए देते हैं, और 0.25% बिपिवाकेन जो कि हम टेस्ट डोज के लिए वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, हम एड्रेनलिन नहीं यूज करते। ठीक है, उसके भी रीजंस हैं। इपिड्यूरल का पूरी दुनिया में हर सेटअप का अपना एक प्रोटोकॉल है जो वहां की ओटी में लगा होता है। हमारे पास रोपीवाकेन भी है, कुछ लोग रोपीवाकेन भी यूज करते हैं। ठीक है, वो वॉकिंग इपिड्यूरल के लिए होता है, उसमें मोटर ब्लॉक कम होता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं बिपिवाकेन की, जो कि मोस्ट कॉमन है और वो यूज किया जाता है। मैंने कंसेंट ले लिया। कंसेंट के बाद मैंने गाउनिंग, ग्लविंग और कैप, मास्क सारी चीजें पहन ली। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है, उसको क्लोरहेक्सिडीन से इनटू आउट आपने स्क्रब करने के बाद उसको सारा ड्रैप लगा देना होता है। फिर आप लोकल लेते हैं। लोकल से आप स्किन व्हील बना लेते हैं L3 L4 पे या L4 L5 जहाँ पे आप लगाना चाहें। उसके बाद आप जो है वो नॉर्मल सलाइन जो है, जो कि वहाँ पे इपिड्यूरल किट होती है, उसमें वो 10 ml के नॉर्मल सलाइन नर्सिंग स्टाफ जो है वो वहाँ पे वो कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। और आपने क्या करना होता है कि जो टोही के साथ जो सिरिंज होती है उसमें वो ले लेना होता है। अब आप देखिए, हमें तो ये आइडिया हो गया है क्योंकि अब तो बहुत इपिड्यूरल लगा लिए, थाउजेंड्स ऑफ इपिड्यूरल लगा चुके हैं। क्योंकि रोजाना हमारे यहाँ पे एक बंदे की ड्यूटी होती है जो 8 से 10 इपिड्यूरल परफॉर्म करता है। 8 से 10 इपिड्यूरल वो रेगुलर लगाता है, वो LND में ही बैठा होता है। ठीक है ना, तो अब वहां पे क्या होता है कि आपने टोही निडल जो है यूजुअली वही होती है 8 सेंटीमीटर वाली आपने लेनी होती है, और 3 मार्किंग तक तकरीबन एवरेज पेशेंट में हम चले जाते हैं। उसके बाद जो भी आपकी टेक्निक है, एयर से जाएं, नॉर्मल सलाइन से जाएं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सलीन से जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फर्ज करें कि हमें लॉस ऑफ रेजिस्टेंस 5 cm पे मिल जाता है। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आपने कैथेटर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा अंदर छोड़ना नहीं है। कितना? 3 to 5 cm ये स्टैंडर्ड है, 3 to 5 cm। अगर मेरी स्पेस 5 cm पे आ जाती है तो मैं कैथेटर को 10 cm पे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, फिक्स करने के बाद हम वो सारी चीजें करने के बाद कैथेटर में क्या करते हैं, हम उसको टेस्ट डोज देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर सिंपल अल्फाज में बात की जाए, पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा पेन है तो हम यहाँ पर 60 मिलीग्राम लाइडोकेन भी दे देते हैं, यानी 3 cc। जब भी आप डोज देंगे आप नेगेटिव एस्पिरेट करके आपने देना होता है। तो हम टेस्ट डोज के लिए 4 ml और 0.25% यानी 10 मिलीग्राम बिपिवाकेन दे देते हैं। ये देने के बाद हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पे रखते हैं और उसको ये काउंसल करते हैं कि आपने सीधा नहीं लेटना, करवट पे लेटना है टू प्रिवेंट एओटोकेवल कंप्रेशन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे सारा नर्सिंग नोट्स वगैरह ये वो करने के बाद जब इपिड्यूरल आ जाता है तो हम वहाँ पे मेंशन करते हैं कि 10 to 15 ml पर आवर अकॉर्डिंग टू द लेबर पेन एंड हेमोडायनामिक्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, हम उसको ठीक है इसको चलाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये सारा फिक्सेशन के बाद आपने उसका डर्माटोमल लेवल चेक करना होता है, जो कि आप आइस से चेक करते हैं। ठीक है ना, यूजुअली हम जो है डर्माटोमल लेवल जब ये लगाते हैं तो T10 होता है, वो हमने मेंशन कर देना होता है। ठीक है ना, अब अगर उसको ज्यादा पेन होता है तो अकॉर्डिंगली आप उसका डोज अप या डाउन कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल इपिड्यूरल की मैनेजमेंट है। अगर यही मरीज सिजेरियन के लिए जाता है और वो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर जुल्करनैन इसको हम लेके जा रहे हैं CS के लिए, तो अब यहाँ पे सुन लें, जहन नशीन कर लें, ये पूछा जाता है, कॉपी पेंसिल अपने हाथ में ले लें और ये लिख लें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, 0.5% आइसोबैरिक
बिप्यूवाकेन 10 ml, ठीक है, 20 वाली सिरिंज में ले लिया, 8 ml ऑफ 2% लाइडोकेन और 2 cc ऑफ फेंटेनिल, ठीक है। मॉनिटर वहां लगे होते हैं, 15 ml में उसको वहीं दे देता हूं, आफ्टर चेकिंग विद द नर्स कि ये इपिड्यूरल वर्क कर रहा था या नहीं कर रहा था। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर तो वो इपिड्यूरल वर्क कर रहा था तो आपने ये दे देना होता है जब तक आप वहां पे जाते हो, यानी लेबर वार्ड वहीं पे होता है, ओटी के बाहर ही होता है, तो आप उसको अंदर ले जाते हैं, मॉनिटर लगे होते हैं और बस चेक होता है वो, और सिजेरियन इसका शुरू हो डोज जाता है। थोड़ा अब जो repeat कर बकिया दीजिए 5 ml है, हाँ, तो इसका डोज है प्रदीप 0.5% आइसोबेरिक बिप्यूवाकेन, ठीक है। या तो आप 20 के 20 ml यही ले लें, या आप 10 ml ऑफ 0.5% आइसोबेरिक बिप्यूवाकेन प्लस 8 ml ऑफ 2% लाइडोकेन और 2 ml फेंटेनिल, इसको आप एक ही सिरिंज में मिला देते हैं। कुछ कंसल्टेंट मिक्सिंग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, तो यहाँ पे फिर वो है। आजकल जो मैं कराता हूँ वो 18 ml 0.5% डुपिवाकेन विद 2 ml ऑफ फेंटेनिल, तो ये 20 ml की सिरिंज बन जाती है। 12 से 15 ml लेबर वार्ड में दे देता हूँ, और जब मरीज ओटी में आता है तो 5 ml दे के उसका सिजेरियन सेक्शन अगर वर्किंग एपिड्यूरल है तो इजीली हो जाता है। उसके बाद सिजेरियन कराने के बाद आपने एपिड्यूरल रिमूव करना होता है। नर्स जो है वो कैथेटर की टिप नोटिस करती है कि ये ब्लू टिप है, आप नोट डाल देते हो और यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके हवाले से अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, डोज ml, और भाई यही है बस एपिड्यूरल, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। एक चीज और पूछी जा सर रही है जो आजकल, स्टार्ट वाली डोज थी जो जिससे हमने हाँ स्टार्ट हाँ, करना है वो भी एक बार रिपीट कर दीजिएगा, और इन्फ्यूजन वाली भी, सी एस की या जो है वो एपिड्यूरल लेबर की। एपिड्यूरल वाली सर। हाँ, एपिड्यूरल वाली जो डोज है वो 10 to 15 ml अकॉर्डिंग टू द हीमोडायनेमिक्स इन लेबर पेन ऑफ द पेशेंट। इसमें 0.1% बिप्यूवाकेन था, 0.1%, उसके साथ फेंटेनिल था और नॉर्मल सलीन था, ठीक है, 0.1%। और अगर सीएस कराने जा रहे हैं, खुदारा 0.25% नहीं बोलिएगा, 0.25% से सीएस नहीं हो सकता, 0.5% ही देना पड़ेगा आपने सीएस के लिए। लेकिन एक चीज नोटिस इसमें वो करनी है कि लेबर वर्किंग हो यानी एपिड्यूरल वर्किंग हो, वो आपको नर्स बताती है और पेशेंट बताती है। आप पेशेंट को पूछ सकते हैं कि ये जो मैंने लगाया था ये कैसा था, अगर वो आपको कहती है ये सही था तो ठीक है, अदरवाइज दो ऑप्शन है। अगर तो फीटल डिस्ट्रेस हुआ है और E1 केस है तो आप जीए दे देते हैं, अगर फीटल डिस्ट्रेस नहीं हुआ तो आप पेशेंट को बिठा के एपिड्यूरल रिमूव करके स्पाइनल लगा देते हैं, ठीक है। ये मैनेजमेंट आप बताएंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको आता है। डोजेस में आपने ऐसे नहीं करना कि 0.25% दे सकते हैं, ये दे सकने वाला लफ्ज जो है ना अपनी इसमें से खत्म कर दें। आप एक कंसल्टेंट हैं, आप ऐसे बताएं कि मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है ना। तो ये इसमें ये है। एक चीज वो और पूछते हैं आजकल कि पीडीपीएच अगर हो जाए तो ब्लड पैच के अलावा क्या लगाया जाता है, तो भाई ये याद कर लें, ये स्पिनोपेलेटाइन गैंग्लियन ब्लॉक लगाया जाता है। ये मैडम समीना इस्माइल ने भी पूछा था लास्ट वाले टॉक्स में, स्पिनोपेलेटाइन गैंग्लियन ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एपिड्यूरल की गुफ्तगू तमाम हुई, ठीक है जी। डॉक्टर जीशान मुझे इजाजत दें, जरा मुझे जाना है, ठीक है, चलो, फिर बहुत इंशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, नो मैं प्रॉब्लम। इसमें कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। देखो, एक दो बातें जो उसने बताई हैं उसी में एक तो बता दी, एक ज़हन में रखें बात कि ये आपको पता है ये 0.1 क्यों बनाया जाता है। 0.1 ईजी होता है बनाना, ठीक है। 0.1 मीन्स के इक्वल वॉल्यूम में इक्वल है। अगर 50 की सिरिंज है तो 50 मिलीग्राम आपने ब्यूबिकेन डालना है और बाकी आप पानी डाल देंगे, सेलाइन डाल देंगे, ठीक है। अगर 20 ml की सिरिंज है तो आप 20 मिलीग्राम उसमें आप डाल देंगे, ठीक है। तो इट इज़ ईजी। बाकी ये है कि एग्जैक्टली जो होता है कि 0.0625 से लेके पॉइंट 25, यानी कि 0.25 से कम कम जो है वो उसके लिए है आपकी एपिड्यूरल की जो एनर्जीजिया की जो जो उसकी मेंटेनेंस की डोज होती है, और 0.5 जो है वो मोटर के लिए होता है, ठीक है। और उसमें एक जेन में एक और बात आप ये रखें कि जो आपको, क्योंकि जो अगर आपने नहीं भी किया ना तो आप ये अब हम रहते हैं मल्टीमीडिया के दौर में,
तो आप ये कह सकती हैं कि मैंने उसको आई नो हाउ टू डू इट, आई डोंट डू इट रेगुलरली। ये जवाब देना कि मैंने कभी किया ही नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड आंसर। ठीक है, मुझे पता है कि ये वहां पर लोग कोई ऐसी बात से भी डर जाएंगे, और एपिड्यूरल लगाना जिसको आता है उसके लिए लेबर एपिड्यूरल में और उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि उसके अंदर डोजेस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। उसमें आप अनडाइल्यूटेड दे रहे होते हैं 0.5%, ठीक है, और 2% आप उसमें लाइडोकेन दे रहे होते हैं। इसके अंदर जो है आपने कम डोज देनी होती है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड डोज देंगे तो मोटर होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए बात है, क्योंकि आजकल वैसे एक वो कॉन्सेप्ट है वॉक इन एपिड्यूरल। ठीक है, तो वो बेसिकली उसमें इवन 0.0625 वो और भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर 4 माइक्स पर एमएल, यूजुअली जो है वो 2 माइक्स पर एमएल जो होता है वो देते हैं फेंटेनिल, वो उसके अंदर 4 माइक्स पर एमएल करके उसको कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी तक की जो है ना, आप लोगों को सिर्फ ज़हन में रखें बात कि किताबों से बाहर आए। किताबों से बाहर नहीं आएंगे ना तो ये एग्जाम आपके गले पड़ जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, और अब ये जब मैं पहले सारा साल में जब आप लोगों के सामने बीन बजाता रहता हूँ कि खुदा के वास्ते प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, उस वक्त आप लोगों को बात समझ नहीं आती। सिर्फ रिटर्न पास करने के बाद अब आप लोगों को ख्याल आया कि वाइवा भी है। और मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में कभी इतना टाइम किसी को वाइवे के लिए नहीं मिला था जो आप एफसीपीएस वालों को मिला है। तो अब अभी भी अगर आप लोग तैयारी ना कर पाए तो फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए और ज्यादा से ज्यादा याद, एक और बात, तैयारी मतलब बोल पढ़ना नहीं है, तैयारी मतलब बोलना है। आप लोग बोलते ही नहीं है। मैं वहां पे सिनेरियो मैंने भेजना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं अकेले मैं खुद ही सिनेरियो पूछूं और खुद ही उसका जवाब दूं और खुद ही उससे अपने ही आप से सवाल पूछूं, इट डजंट लुक गुड। आप सब लोग मेच्योर लोग हैं, आप लोगों को खुद फायदा है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है इस वक्त, मैं वीकेंड है, मैं छुट्टी है, मैं आराम से आईपीएल का मैच देखूं, मैं कोई रिलैक्स करूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है आप लोगों के साथ सर खपाने की। आप लोग इंजॉय करेंगे तो आपका अपना ही फायदा है, मेरा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। इसी तरह की वाइवा की डिस्कशंस बेतहाशा रिकॉर्डेड हैं, आप सुने, उसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती वो मेरे से पूछें। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। वहां पर जो है वो आपकी अगर चीज़ें क्लियर होंगी तो आप बताएंगे। अब यहाँ पर एक साहब ने, एक मिनट, इकराम आप थे एक, अभी हो या चले गए हो? इकराम वो चला गया। वो बोल रहा था 0.25%, 0.125% वो बोल रहा था इंट्राथीकल। अब मुझे बताइए, जरा अकल इस्तेमाल करके सोचें कि जहां पर आप 2 से 3 ml आप चीज दे रहे होते हैं, आप वहां पे 20 ml दे सकते हैं? इंट्राथीकल में आप 20 ml दे सकते हैं? तो अगर आप पॉइंट, सर ये जी हाँ, सर बात आप तो आपकी ये ठीक है। लेकिन उसमें सर ने बताया 5 ml हमने देना है, 5 मिलीग्राम। तो नहीं डोज नहीं, आप इसका बात नहीं समझ रहे वेरी हैं। हो नहीं हो सकता। एक सेकंड देखें, ये आप मिलीग्राम और एमएल में कंफ्यूज हो रहे हैं। मिलीग्राम और एमएल में नहीं कंफ्यूज नहीं ना हो, यहाँ पे यहाँ पे नहीं सर, परसेंटेज जी सर। देखो, जितनी कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना वॉल्यूम कम चाहिए होगा ना, जितनी सर नहीं डाइल्यूटेड नहीं सर, होगा। वो ये जी सर, आपका सवाल अलग है, मेरा सवाल सर अलग है। सॉरी, मैं आप बोले आपके बोले बीच बोले, में आ गया सर। आपका क्या सर सवाल है? मेरा सवाल ये था कि जो ये आर्टिकल मैंने एक पढ़ा है, बुक में तो नहीं है, आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि अगर आप स्पाइनल देंगे लेबर पेन के लिए, तो उसके डोज जो है वो 2 to 4 मिलीग्राम ऑफ बीपीओ कैन हो जाती है, मतलब 2 से लेकर 4 तक। नहीं, वो स्पाइनल तो उन्होंने कहा है, एक सेकंड, वो स्पाइनल कहा है या सैडल का है, ये कंफर्म करें। आ, अच्छा सर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंस सर है। आप बात को समझने की राइट सर। कोशिश करें ना, अगर आपने उसको सैडल, और ये उसने जिक्र नहीं किया शायद, वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, या आप समझ लें कि बिल्कुल जो लास्ट स्टेज ऑफ लेबर है वहां पर बिल्कुल राइट हो रहा है ना, बेबी स्टक हो जाता है, या इवन जी उन्होंने एपिजियोटमी लगानी है, तो उस टाइम पर आप सैडल लगाते हैं। ठीक है, सर। सैडल ब्लॉक सर लगाएंगे तो सिर्फ स्पिरिनियल और सैक्रल सेगमेंट्स ब्लॉक होंगे। उसके लिए ये जी टू सर टू बिल्कुल। 4 मिलीग्राम चल जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको अच्छा सर, स्पाइनल लगाना है फॉर लेबर, तो उसके लिए इतनी कम डोज से थोड़ी वो ऊपर तक 5 जाएगी। 5 मिलीग्राम फिर ठीक रहेगी सर। ओके नहीं नहीं, मतलब 5 मिलीग्राम मैंने आज तक कभी लगाया नहीं है, इसलिए आई डोंट हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, सर। आप कैसे, आप उसको देखें, याद रखें बात के आर्टिकल्स कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप आर्टिकल्स किसी भी चीज की पूजा नहीं करनी। आपने अपनी जी अकल सर। भी इस्तेमाल करनी है कि राइट अकल के सर। साथ वो कहाँ पे कैसे फिट होता है। अब आपने आपने बोला था इनहेलेशनल, देखो इनहेलेशनल जरूर नॉट बोलो आप। सर। एक सेकंड इनहेल एक सेकंड
मेरी बात सुने, आप लोगों ने रेमिफेंटानिल, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी आहिस्ता, मैं आप लोगों को वो बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लोग डिफेंड कर सकते हैं। अब आप रेमिफेंटानिल नहीं यूज किया ना, तो आप जुमले का स्टार्ट यहाँ से ना करें कि हम रेमिफेंटानिल देंगे। अगर रेमिफेंटानिल देंगे ना, तो आपका वो ये इस जुमले पे आपको पकड़ लेगा। वो आप कहें कि इंटरनेशनली रेमिफेंटानिल अवेलेबल है, तो जहां पर रेमिफेंटानिल अवेलेबल होगा तो वहां पर ये दिया जा सकता है। अब इन दोनों जुमले में फर्क है या नहीं है? जब आपने ये बोला है ना रेमिफेंटानिल देंगे, तो इसका मतलब है कि आप रेमिफेंटानिल से खेल कूद रहे हैं और रेमिफेंटानिल ऐसे दे रहे हैं कि जैसे आप नेल्बिफिन देते। ठीक है। हर जगह का, हर सिस्टम का अपना एक सिलसिला होता है, लेकिन आप लोगों को दो चीजें पता होनी चाहिए। अपने सेटअप में क्या करना है, सेफ क्या रहना है, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बातों का आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो बताते वक्त ऐसे बताएं कि उस बंदे को ये भी पता लग जाए कि इसको इस बात के बारे में इल्म है, और इसको ये भी बात पता हो कि ये कैसे वायवे में अपनी चीजों को डिफेंड करना है। ठीक है। कोई भी आपने बोला है, ये जो क्या नाम है इसका, ये पीसीए है, या किसी भी किस्म की जो ऐसी चीजें जो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप उनको ये बोलें कि इफ इट इज अवेलेबल वी विल यूज लाइक दिस। जैसे रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन के साथ मॉडिफाइड करें कि इफ वी हैव सुगामेडेक्स एंड रोकोरोनियम, दैट विल बी अ बेटर चॉइस फॉर मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन। ठीक है। मेरा ख्याल है कि अभी अभी तक के इन जो सिनेरियोज हैं उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? खाने पीने की प्लीज। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इस अभी तक की डिस्कशन के बारे में? क्योंकि आप लोग शुरू से थे, नीता, फायजा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? कुछ लोग तो बाद में ज्वाइन किया है। अब तक इकरा, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन की है वो एक हम लोगों ने मैटरनल कोलैप्स की बात की है और एक लेबर एनाल्जेसिया की बात की है। लेबर एनाल्जेसिया का भी अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि देर आर फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज एज the stage of labor you will decide according to the patient demands, the surgical team demands, you will do। ये जुमला अगर आपने साथ ऐड कर दिया तो अब आपको कोई कोई नहीं कहेगा, जिस तरह वो जुल्करनैन ने आप लोगों को टोका था कि आप लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल। आपने वो बात करने का तरीका होता है, हर काम को डिफेंड करने का तरीका होता है। अगर आप वहां पर किताब का सफा खोल के बताने की कोशिश करेंगे तो वो एग्जामिनर को एक लम्हे में पता चल जाएगा। अगर आप उसको तरतीब से बताने की कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिमांड, पेशेंट सिचुएशन, सर्जिकल टीम रिक्वायरमेंट, वी विल प्लान द डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। ठीक है। जब इस तरह बोल के बताएंगे तो आप का वो नहीं होगा गलत। ठीक है। ओके। तो ये अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो हम सर ये जरा पैथोफिजियोलॉजी अगर दोबारा आप समझा दें हमें यार, मैं वो पैथोफिजियोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा पैथोफिजियोलॉजी सर। में कोई फेल नहीं होगा। याद रखें, मुझे भी इससे ज्यादा पैथोफिजियोलॉजी मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ी, और मैं पास हो चुका हूँ। ये आप लोगों को ना असल में पता है प्रॉब्लम क्या होती है? 100 बातों में से ना अब यहाँ पर लोगों को बातें याद रह जाएंगी सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी। भाई वहां पर उन्होंने आपसे 5 मिनट में सारी चीजें पूछनी है, आपकी तरतीब सही होनी चाहिए। किसी के मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि एमनियोटिक फ्लूइड की बात हो रही है तो आप उसको कोई खामोश हो जाए, ऐसे लगे जैसे पता नहीं कोई नई जिंदगी में आप उनको बताना। मैं जवाब दूंगा ना इसका, तो मैं ये दूंगा कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इज अ वेरी क्रिटिकल मैटरनल इमरजेंसी। ठीक है। विच कैन अकर इन एनी प्रेगनेंसी, बट देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स। जैसे जब उसने सवाल पूछा था ना कि व्हाट डू यू नो अबाउट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, फिर आप अगले स्टेप में बताएं कि इट हैज टू बेसिक थ्योरीज। One theory one theory is that physical obstruction of the, as in any other embolism, it is amniotic fluid which is physically obstructing the pulmonary artery. There is whatever result is there in there is a mechanical obstruction of pulmonary artery. This is one, and the other is that when amniotic fluid enters in the blood, it is causing immunological reaction in the form of anaphylactoid reaction, leading to all the activation of the cascades, immunological cascades, inflammatory mediators, leading to multisystemic involvement and creation of coagulopathies and everything. इतनी बात आपने बता दी, अब आपको फेल नहीं होगी। ठीक है। ये ओवरडू करते हैं जो ये ज़हन में रखें बात कि बातों से ओवरडू नहीं करना आपने। आप लोगों को ये नहीं समझ आती कि किसी एक क्वेश्चन पे वो फेल नहीं करेंगे, किसी एक चीज के ऊपर फेल नहीं करेंगे, लेकिन यू शुड लुक लाइक अ कंसल्टेंट। आप लोगों को अगर सवालों के जवाब, ये जो उसने जो आपको टोका ना उसने
कि सकते हैं, ये सकने का वक्त बिल्कुल ब्लंडर है ये, ठीक है। कि आप ये बोलेंगे, इसका मैं आपको बेहतर आंसर बताऊंगा, ये भी इस वो जो बताया था उससे भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको बता रहा हूँ, कि आप ये कहेंगे कि वी विल सी द सिचुएशन, वी विल इवेलुएट द पेशेंट, अकॉर्डिंगली वी विल सी हाउ मच डोज वी शुड गिव। ये अगर मुझे बताएं, ये बेहतर आंसर, ये सकने के से बेहतर है, ठीक है। तो असल में ये तो वीकेंड था, तो मैंने एक दो आप लोगों सर से एक्स्ट्रा जी इन्होंने जो है ना स्टार्ट किया था ना, जो एपिड्यूरल 23 इयर्स प्राइमरी ग्रेविड लेबर, वो उन्होंने कहा था कि ये बोलना है, सही है, एंटोनॉक्स का बोलना है और पेंटाल्यूसिन नहीं, कहते हैं कि हम एंटोनॉक्स तो तो ये बिल्कुल बोलना है। एंटोनॉक्स, देखिए मेरी बात सुने, वो क्वेश्चंस वो बातें डिस्कस हो गई, मैं चाह रहा था को, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हीं बातों को क्लैरिफाई कर ले। देखिए मेरी एक बात सुने, एक चीजें होती है, एंटोनॉक्स तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है ना, तो अगर आपने ये बोलना है तो एंटोनॉक्स पहले बोल के आप साथ ये बोल दें कि इंटरनेशनली देयर इज आल्सो अ न्यूअर थिंग व्हिच इज इन व्हिच दे आर कंबाइनिंग sevoflurane, so it became Sevonox. We have not used it, but the concept is that it will cause better, but of course whenever they are giving, you should expect it should be given by a trained anesthetist, ठीक है। तो ये आपने जुमले में आपने उनको ये भी बता दिया कि आपको एक नई चीज पता है, ठीक है। उसके बाद आप ये कहेंगे कि वेन एवर यू आर यूजिंग ओपियाइड्स, तो आप बताएं कि ओपियाइड जब भी कोई भी ओपियाइड दे रहे हैं, इट कैन कॉज रिस्पिरेटरी डिप्रेशन इन द बेबी, बट यू हैव टू आउटवे रिस्क वर्सेस बेनिफिट। दैट्स व्हाई ये जुमले आप लोगों को बोलने की इसलिए याद नहीं रहते, क्योंकि जो मनहूस किताबें आप लोग पढ़ते हैं और अभी भी किताबों के ऊपर बैठे हुए हैं, आप लोग बोल नहीं रहे, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग आउट। ये चीजें किताबों में, मैं खुदा की कसम, मैं जलील हो के फेल हो के मुझे पता लगा मुझे क्यों मैं आप लोगों के पीछे सर खपा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब कोई एग्जाम कैंडिडेट देखता हूँ तो मैं अपनी उस तकलीफ को याद करता हूँ जिस तकलीफ से मैं 2 साल 2.5 साल गुजरा हूँ। तो आप लोगों को ये समझ नहीं आती कि वो जवाब वहां पे बोलना किस तरीके से। आप ये जुमला नहीं बोल सकते कि whenever we are giving opiates at any stage in this patient can have uh, respiratory depression in the baby, न्यूनेटल ठीक है। और न्यूनेटल अब आपके पास क्या डूज होंगी, आप क्या करेंगे, आप न्यूरोटोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करेंगे, आप सर्जन के साथ जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उसके साथ डिस्कस करेंगे। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इफ यू हैव गॉट शॉर्ट एक्टिंग ओपियाइड्स, दैट विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। अगर आपके पास रेमिफेंटेनिल है तो दैट्स अ बेटर चॉइस, अगर आपके पास फेंटेनिल है तो ओके। अगर आप गोइंग फॉर इंट्रामस्कुलर मॉर्फिन इज नॉट अ गुड चॉइस एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि उससे डिलेड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि आप अपने आंसर को स्मार्ट बनाएं। वहां पर आप भीगी बिल्ली बन के आप लोग वहां पे चूसरी लेके बैठ जाएंगे तो फिर यही होगा ना फिर, या आपके दिमाग में से आएगा भी तो किसी किताब का सफा आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि अगले 2 महीने में आपने आपको किताब से दूर कर ले, जितना आप लोग किताब से दूर करके नेचुरल होके बोलेंगे ना। मुझे एक बात बताएं, ये वैसे भी प्रैक्टिकल कंडीशन में भी क्या होता है, क्यों मोइन अख्तर को लोग पसंद करते थे, नेचुरल एक्टर है, और अब आजकल कोई फजूल किस्म का एक्टर होता है जो नहीं, उसके मुकाबले में क्यों नहीं वो अच्छा लगता। जिन लोगों ने मोइन अख्तर की एक्टिंग देखी हुई है या उमर शरीफ की एक्टिंग देखी, वो उनको आजकल के पांड अच्छे नहीं लगते। उसकी वजह ये है कि मोइन अख्तर और उमर शरीफ या इवन अमान अल्लाह का एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप करेंगे तो आपको पता, यही चीज को जहन में रखें, यू शुड लुक लाइक अ नेचुरल पर्सन। आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप बैठे तो आप आंखों में आंखें डाल के उनसे बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये ना हो कि आप गठरी बन के बैठे हुए, ठीक है। आप वहां पर अपनी हालत तो चेक करें ना, कि आप लोग वहां पे बैठे, कि मैं खुद इस चीज से गुजर चुका हूँ। मेरे बारे में किसी ने कमेंट आके किया था कि तुम्हें सवाल के जवाब नहीं आते थे लेकिन यू वर स्माइलिंग, तो मैंने कहा सर मुझे कुछ आता ही नहीं था तो मैं स्माइल कर रहा था। अब मुझे परेशान, जब जब आपको पता लग गया कि समथिंग इज अनअवॉइडेबल, देन बेटर एंजॉय इट। क्या कर लेगा एग्जामिनर, आपको गोली तो नहीं मार देगा ना। तो डरने की किस बात की जरूरत है, जो नहीं आता आप कॉन्फिडेंस से आंखों में आंखें डाल के बात करें, ठीक है। तो बताने का मकसद है बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। आपके अपने हाथ को इस्तेमाल करें, अपने हाथों को, अपनी कोहनी को, अपने हाथों को इस्तेमाल करके आपने बात करनी है, ताकि अगले बंदे को लगे कि ये जो बात कर रहा है ये कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। तो ये मैं आपको दरमियानी रास्ते बता रहा हूँ। ओपीआइड्स जब भी बताएं ऐसी कंडीशन में, जहां पर रिस्क है ना, वहां पे आप बोल दें वी हैव टू आउटवे रिस्क वर्सेस बेनिफिट। ये जुमला आप लोगों में से किसी ने नहीं बोला, आप लोगों ने में से किसी ने ये नहीं बोला कि आई विल इवेल्युएट द पेशेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी विल डिसाइड। ये जब शुरू में बोला था, दरमियान में ये जब एपिड्यूरल की बात हो रही थी, तो किसी ने ये बात नहीं की, किसी ने भी ये बात नहीं किया कि एक वहां पर सर्जन बैठा है वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमने उससे बात करनी है, मरीज तो उसका है।
तो हमने उसकी प्रायोरिटीज पूछनी है कि उसकी क्या प्रायोरिटी है। हमने किसी ने आप लोगों में ये नहीं बताया कि लेबर की उसकी जो जो प्रोग्रेशन ऑफ लेबर है वो कैसी है। प्रोग्रेशन ऑफ लेबर का आपने Yes, जरूर जिक्र करना है कि वट एवर प्लान यू आर डूइंग। अच्छा मुझे बताएं एपिड्यूरल का, अगर कोई आपसे ये पूछे कि एपिड्यूरल का नुकसान क्या है, तो जो डाटा के मुताबिक क्या चीज प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, सिजेरियन सेक्शन की क्या चांसेस बढ़ते हैं? आंसर इज नो। किस चीज के चांसेस बढ़ते हैं, किसी को पता है? इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के इंस्ट्रूमेंटल के, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल instrumental इंस्ट्रूमेंटल delivery के, हाँ। के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बस आपने ये बात बता देनी है, इतनी सी बात है आपको। तो डोंट टेक इट अ बिग प्रॉब्लम। ये आपको कहीं पर भी भूल जाता है ना, मेंटेनेंस डोज याद रख ले, 0.1% ब्यूपिकेन विद 2 माइक्स पर ml ऑफ फेंटानिल। अब मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये जो चैटर बॉक्स सीरीज ली थी, मैंने 1-2 घंटा सिर्फ और सिर्फ रीजनल पे बताया था। आप लोग इतने मसरूफ लोग हैं, आप लोगों के पास टाइम तो है नहीं मेरी बातें सुनने का। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डंडे मार के आप लोगों के घर में तो वीगो डाले तो मैं तो, मेरा दिल तो मेरा चाहता है कि ग्रुप में जो 300 लोग हैं उन सब लोगों को मैं ISI में नंबर दे के ना, उन सब लोगों को मैं उठवा के ना कहीं पे एक जगह पे बंद करके मैं उन लोगों को पढ़ाऊं। मेरा दिल ये चाहता है, लेकिन मैं कर नहीं सकता ऐसा, क्योंकि आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं यार। सर ये बेटर ऑप्शन होगा सर। नहीं नहीं, really, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कभी मेरी हालत पे रहम नहीं आता कि यार ये बंदा कितना ढीठ है, या ये जंगलों में रहता है, इसकी फैमिली नहीं है, इसके बच्चे नहीं है, ये कोई काम काज नहीं करता, ये कहीं नौकरी नहीं करता, ये है क्या चीज। हर वक्त मैं आप लोगों के पीछे पड़ा रहता हूँ, और इतने ढीठ लोग हैं आप लोग, लेकिन मैंने भी ना साबित करना है कि मैं आप लोगों से ज्यादा ढीठ हूं, ठीक है ना। ठीक है सवाल सर। पूछेंगे, सवाल थैंक पूछेंगे यू तो सर। आपका फायदा है, नहीं पूछेंगे तो आपका नुकसान है, मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है सर भाई। ये रिस्क रिस्क और बेनिफिट क्या सवाल हो गया ना, ये जो आप कर रहे हैं। हाँ ये ठीक है। तो ये आंसर में आप लोगों को कोई सजा नहीं मिल रही, आप लोग बी कॉन्फिडेंट। ये कुछ जुमले जरूर बोल रहे हैं, जैसे किसी की आवाज आई थी, रिससिटेशन एंड मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड। अभी बाय द वे जो मैं पिछले 2 दिन से मैं डिस्कस कर रहा था, वो मैंने यही बातें डिस्कस कर रहा था, उसमें एम्बुलिज्म, उसमें कैसे वाइटल साइंस के जरिए आगे चीजों को बढ़ा बढ़ा के लेके जाते हैं, उसके अंदर ये कॉल फॉर हेल्प, कहीं ना कोई चीज की स्टॉप का जिक्र आएगा। तो जब अगर कोलैप्स हुआ है ना, तो कोलैप्स के अंदर आप ये बोलें कि अगर लेबरिंग पेशेंट है तो मेक श्योर कि उसको क्या एपिड्यूरल तो नहीं चल रहा था। तो एपिड्यूरल अगर उसको चल रहा तो स्टॉप का लफ्ज आप याद रखें। स्टॉप द सर्जन, स्टॉप द मेडिकेशन, स्टॉप द फ्लूइड, स्टॉप द एपिड्यूरल, स्टॉप एनीथिंग। तो ये लफ्ज आपके कॉल फॉर हेल्प, रिससिटेशन, मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन विल गो साइड बाय साइड, स्टॉप, माय अप्रोच विल बी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है। I will make sure patient airway is patent. If not, we will go for ventilation. आप उसको उसका एयरवे को सिक्योर करेंगे। एयरवे सिक्योर विद ये क्या नाम है उसका, हो सकता है उसका सिर्फ टंग फॉल कर रही हो और वो सेमी कॉन्शियस सी कंडीशन में हो अभी, लेकिन इंट्यूबेशन की इंडिकेशन नहीं है, तो आप उसको एयरवे डाल के, नेजोफ्रेंजियल या ओरोफ्रेंजियल एयरवे डाल के, या उसको जो है वो जो जॉ थ्रस्ट चिन लिफ्ट से आपने उसका एयरवे को क्लियर कर दिया, नहीं होता तो आप उसको सिक्योर कर लेंगे। ब्रीदिंग की बात हो गई, आपने उसकी वेंटिलेशन की बात कर ली। अगर अगर वो ठीक है तो आप उसको लफ्ज, किसी ने भी प्रॉप अप का लफ्ज नहीं बोला, प्रॉप अप इज इंपॉर्टेंट, प्रॉप अप का लफ्ज भूलना नहीं है। प्रॉप अप ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला और फेस मास्क और दिस वन, ये जो होता है आपका नॉन रीब्रीदिंग वेल्व, उससे अगले स्टेज पे जाएगा सीपीएप, सीपैप उससे अगले स्टेज पे जाएगा मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो ये तरतीब याद रखेंगे हर जगह। सी क्या सर्कुलेशन में, जिस तरह वो आपको बार बार बोल रहा था लार्ज बोर्ड आईवी कैनुलस, तो दैट्स अ रियलिटी। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको आईवी फ्लूइड फास्ट देना है, तो आईवी आईवी लार्ज बोर्ड आईवी कैनुलस आर इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं, आपकी जान छूटेगी, वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा। और ये याद कर लें, एक में ही सारी चीजें उसमें ना कॉमन, मेजॉरिटी चीजें कॉमन आएंगी, ठीक है। सर्कुलेशन में कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है, आप उसकी 12 लीड ECG का यहाँ पे आप एक्सप्लोर करते जाएं, एक्सपैंड भी करते जाएं, ABGs का भी जिक्र कर सकते हैं आप, ECG का भी जिक्र कर सकते हैं आप, जो है वो लैब्स भी आपने भेज दी, ठीक है। तो बेसिकली ये तरतीब याद रखें, ये तरतीब सब जगह पे कॉमन है, ABC की जो तरतीब है वो हर जगह पे कॉमन है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप लोग मेरे साथ, मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग सिनेरियोज जो हैं वो खुद से क्रिएट करें, उसके आंसर्स रिकॉर्ड करें, बोलें। कम से कम मैं 2-3 लोगों का तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जिन लोगों को मैंने पर्सनली जो जो रिलक्टेंट थे ग्रुप में भेजने से,
मैं अभी अभी नीता, मैं आपके सवाल से बहुत डिसअपॉइंट हुआ, आपके जवाब से मैं बहुत खुश नहीं हुआ था, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेटर आंसर फ्रॉम यू। ठीक है, तो बात यह है कि बोलेंगी ना, कि ये आता आपको सब कुछ है, जब आप बोलेंगी तो आपका जवाब इम्प्रूव करेगा। बोलेंगी नहीं, किताबें पढ़ती रहे, चाटते रहे आप लोग बैठ के, कोई फायदा नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एफसीपीएस या एमसीपीएस का वाइवे की जो स्टेज आती है, वो वहां पर जब तक आपने बोला नहीं ना, जब तक आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की, तब तक आप वही चीज जो आप जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपसे वो अच्छा एक एक ये मैं थोड़ा सा ओवरडू वाली बात ही मैं बताऊंगा कि डेफिनेशंस को ना आप इतना सर पे ना सवार करें। डेफिनेशन के अंदर कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट आपने कवर करके बताने, बेशक आप उसको जैसे मर्जी बता दें। यस, अगर आपकी बहुत ही फ्लुएंट किस्म की रटी हुई डेफिनेशन है, इट्स फाइन, लेकिन हर बंदा ब्रिटिशर अंग्रेज की हम लोग औलाद नहीं है, तो जो बंदा नहीं बोल सकता कोई बात नहीं, आप उसको मैंने तो कई दफा एक्सप्लेनेशन करके बताई है। सिकल सेल की मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बड़े मजे की डेफिनेशन है। सिकल सेल की कोई डेफिनेशन पूछा उससे, क्या इट्स एनीमिया बिकॉज ऑफ एन hemoglobin hereditary hemoglobinopathy in which there is a misalignment of amino acids leading to a hemoglobin which is weak and fragile and cannot tolerate the stress and tend to sickle under stress. ठीक है, leading to different sort of crises that are vaso-occlusive, aplastic, sequestrational, hemolytic crisis. ये अब आपने बता दी, अब वो आपको फेल कर सकता है वो बंदा, कि मैंने वो 75 नंबर सफ़े पे, मुझे आज तक 20 साल से 25 साल से पता नहीं कब से मैं कमबख्त मनहूस ये पढ़ रहा हूँ, मुझे आज तक ये वेलिन और ग्लूटामेट कभी याद नहीं रहता। ठीक है, मुझे आज तक याद नहीं रहता कि वेलिन इज चेंज फॉर ग्लूटामेट, पता नहीं कौन सा मनहूस आता है और कौन सा मनहूस जाता है, आई डोंट रिमेंबर। मगर इस बात पे कोई आपको फेल कर देगा? नहीं फेल करेगा। ठीक है, आपने इवन आपके बोलने के अंदाज में होना चाहिए कि आप ये इस तरीके से आप बोलें कि अगर आपको भूल गया ना, तो आप मिस अलाइनमेंट ऑफ अमीनो एसिड बता दें, विलाइन एंड ग्लूटामेट। अब वो खुद ही सोचते रहेंगे कि कौन किसकी जगह है, वो नहीं पूछेंगे आपसे। प्रेजेंटेशन यूज क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। आप एग्जामिनर को शुरू में ही इस तरह से घायल कर दें कि वो आप पर से नजर ना हटा सके। ठीक है, दैट्स अ रियलिटी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप लोगों ने वहां जाकर उसको मैं मजाकन में बोल रहा था कि अगर किसी से लड़ाई हो ना, तो जो पहला तमाचा होता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई किसी को हल्का सा चमेटा मारेगा, तो वो आपको जोर से चमेट मारेगा। तो इस बेहतर ये होता है कि पहला ही घूसा इतनी जोर से मार दो कि वो गिर जाए, वो आप पे अटैक ना कर सके। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वाइवे में एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंप्रेशन हो, तो ये सवालों के जवाब याद कर लें। ये जो मैंने जिस तरतीब से मैंने अभी आपको सिकल सेल डिजीज बताया ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने किसी को कल भी किसी को मैंने फोन पे रिक्वेस्ट की थी, सुनते कोई भी नहीं है बात। आप लोग एक एक मिनट का डेफिनेशन, ये जिस तरह क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, इस तरह का एक एक मिनट का आंसर आप तमाम मेडिकल कंडीशंस जितनी भी है ना जो पूछी जा सकती है उनके बारे में बनाएं। इट्स अ टास्क फॉर यू। एनीमिया के बारे में, सिकल सेल डिजीज के बारे में, जो है वो आपका पोर्फायरिया के बारे में, हीमोफीलिया के बारे में, थैलेसीमिया के बारे में, डायबिटीज के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, बिल्कुल कॉन्साइज, बिल्कुल कॉन्साइज। हर डिजीज, एस्थमा, सीओपीडी, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ये आप लिस्ट बनाएं, क्योंकि जब भी वो सिनेरियो आएगा, तो वो पहला क्वेश्चन आपसे यही, या वो अगर आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछते ना, तो भी आप जब उसके कंसर्न्स भी उसने बताने की कोशिश किया ना, तो आपने अपना टाइम रख के बोल दें ये बात, कि ये होता है। जब आपने ये बता दिया, तो एक तो ये कि आपकी रिवीजन हो गई। अब आप उसमें अगले आने वाले 2-3 मिनट में वो जो सवाल पूछेंगे, वो आपकी एक जबान से वो आपको खुद ही याद आ जाएगा कि मैंने क्या बोलना है। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप ये काम करें। फिर उसके बाद एक जो डिफॉल्ट प्लान है कि कोई भी एनेस्थीसिया मैनेजमेंट है, तो उसके अंदर प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन होती है, या प्री ऑपरेटिव कंसल्टेशन होती है। किसी मरीज को आपने किसी से रेफर करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये ऑपरेशन आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। ये किस पे डिपेंड करता है? ये सर्जरी पे डिपेंड करता है, ये पेशेंट पे नहीं डिपेंड करता। अगर एक पेशेंट की अर्जेंट सर्जरी है या इमरजेंट सर्जरी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई जाओ जाके पहले कार्डियोलॉजी की ओपिनियन लेकर आओ। मर जाएगा वो मरीज, वैसे ही मर जाएगा अगर आप उसको डिले करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली the thing which decides whether we have the time for further evaluation or not is the urgency of surgery. तो सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे सर्जरी अर्जेंट है या नहीं। अगर नहीं है, तो फिर आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे विद रेफरेंस टू ऑप्टिमाइजेशन विच कैन यू कैन। और हमेशा याद रखें, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का जिक्र जरूर करना है। टीम का जिक्र किया
आपने ऑप्टिमाइजेशन का जिक्र किया, फिर उसके बाद आपने प्लान पूछा सर्जन से कि क्या सर्जन का प्लान है। वो कोलिस्टेक्टमी का लफ्ज आ जाता है, तो कोलिसिस्टेक्टमी वो लैप करना चाहता है या ओपन करना चाहता है, ठीक है। एक बात हो गई, उसकी हिस्ट्री कितने दिनों की है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके अंदर कोई जो है वो जो स्टोन जो है वो बिलियरी ट्रैक में चला गया है, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद उसकी कितने दिन की हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद एक कैलकुलस है, क्योंकि एक कैलकुलस आमतौर पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। मेल वर्सेस फीमेल, जो मेल की होती है वो फीमेल की निस्बत आमतौर पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आप बताएं, लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि आपको ये बातें डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद आप, और अब ये आपने ये इसमें यही पे बता दिया, अगर फॉर एग्जांपल, तो उनको ये पता लग जाएगा बिलियरी है ना, तो कहीं ना कहीं से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस का जिक्र आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये आपने हमेशा सर्जन से डिस्कशन का जिक्र जरूर, आप लोग नहीं बोलते क्योंकि हम लोग कभी करते ही नहीं है, इसलिए हम वहां पे एग्जाम में भी भूल जाते हैं। डिस्कशन विद सर्जन का लफ्ज कभी भी नहीं भूलना किसी भी सिनेरियो में, ठीक है। लैप्रोस्कोपिक वर्सेस, और अगर कोई अब ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें लैप्रोस्कोपिक में प्रॉब्लम है, तो आप ये कहेंगे कि वी विल डिस्कस विद द सर्जन, बिकॉज इन दिस पेशेंट इफ यू हैव prolonged increased abdominal pressure it can have deleterious effect on the patient। ये मैं आपको वैसी जुमला डिफॉल्ट बता रहा हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये फिट कर सकते हैं आप। तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं आंसर, कि भाई हम वी विल ट्राई टू हैव अ रिड्यूस्ड प्रेशर्स, इंस्टेड ऑफ 15 यू कैन कम डाउन अप टू 12 इवन 10 मिनिमम प्रेशर्स पे आप करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो इफेक्ट्स उसके कम हो। ओपन वर्सेस लैब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लैप्रोस्कोपिक है तो उसमें आप प्रोकार जिस वक्त डालते हैं उस वक्त प्रॉब्लम होती है, जब इंसफलेशन करते हैं उस वक्त प्रॉब्लम होती है, और तीसरा होता है जो ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। तो ट्रोकार इंसर्ट करते हैं, वेसल या विजरा इंजरी हो सकती है, जो आपकी जब जब ये इंसफलेशन करते हैं तो एम्बोलिज्म हो सकता है, इंसफलेशन करते हैं तो वेजोवेगल इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर रहना है, और उस टाइम पर वहां पे आप खुद से बोल दें, इफ यू वांट टू अवॉइड, मेक श्योर द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज एडिक्वेट व्हेन दे आर पुटिंग द ट्रोकार एंड इंसफलेटिंग, because if the depth of anesthesia is not good there are more chances of vagal responses, and even you can if you already heart rate is 60 in that patient, you can give prophylactically even glycopyrrolate if you have any doubt। आप इस तरह बोलने का आपका अंदाज होगा, ये नहीं है कि मैं पहले ही शुरू में कह दूं कि मैं उसको एट्रोपिन पहले ही दे दूंगा, ये नहीं। आप उसको जुमला बोलेंगे कि इफ यू आर थिंकिंग कि बेस लाइन हार्ट रेट कम है, and if you are afraid of further deterioration, you can give a small dose of glycopyrrolate just to cover this, just to blunt this response, ठीक है। तो ये है भाई पढ़ने का तरीका, और ये है बोलने का तरीका। आप मेरे जैसा इंसान अगर बोल सकता है तो आप सब लोग मेरे से बहुत बेहतर हैं। आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मेरी क्या हालत थी और मैंने कैसे वाइवे दिए हुए। तो मुझे अपनी औकात नहीं भूलती। लेकिन एक याद रखें बात, कोई एग्जामिनर जानबूझ के फेल करने के लिए नहीं बैठा होता। वो उनकी एक रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी एक बात होती है, उनके डिमांड में होता है, लेकिन वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते जितना आप लोग, सारे नहीं होते। 100 में से 5% होंगे, वो आपकी बैड लक अगर होता है वो एक अलग कहानी है। अगर वो एग्जामिनर फेल करना चाहेगा तो आप पास नहीं हो सकते। अगर आप ये जहन में बिठा के गए ना कि एग्जामिनर मुझे फेल करने के लिए बैठा है, तो फिर आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ गए और आप कभी पास नहीं होंगे फिर। तो हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव रहना सीखें, कॉन्फिडेंट रहना सीखें, और इतनी छोटी छोटी इच्ची बिच्ची चीजों पे कोई फेल नहीं करता। वो ओवरऑल आपका बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी देख रहे होते हैं। आप एक सवाल में से कितने सवालों का आपने जवाब दिया है किसी, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो ब्रेकिंग सेंटेंस है ना, जितनी सर्जरीज हैं ये, अब आई डोंट नो कि आप लोगों में से, ये हर दफा ही मैं दिखा देता हूँ इसी उम्मीद से कि शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये सर्जरी से रिलेटेड कंसर्न्स के पॉइंट है, ठीक है। ये आपको मैं भी जो बता रहा था कि अर्जेंसी है, ब्लीडिंग रिस्क है, कोई क्रिटिकल स्टेप है, ड्यूरेशन क्या है, तो ये आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। ये वो आपसे पूछेंगे नहीं, ये रट्टा बना के, ये बैकग्राउंड में आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका एनेस्थीसिया की क्या ऑप्शन है, इसके एनाल्जेसिया का क्या ऑप्शन है, इस पे इंसिजन कहाँ पे होती है, कौन से स्पेसिफिक एज ग्रुप में ये सर्जरी ज्यादा होती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एनी पेशेंट रिक्वायरिंग टॉर्निके इज अ कॉम्प्लिकेशन। जब टॉर्निके लगेगी तो उसको टॉर्निके पेन हो सकती है, जब टॉर्निके लगेगा तो उसको ऑटो ट्रांसफ्यूजन होगी और इतनी देर तक होगा, और जब टॉर्निके ओपन करेंगे तो फिर हीमोडायनामिक कोलैप्स हो सकता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए।
ये और इसके नीचे मैंने सर्जरीज की लिस्ट बनाई हुई है। तो आप ये सारी सर्जरीज की लिस्ट से डरे नहीं, ये तो मैंने ब्रॉड पता नहीं किस वक्त मैंने सोच के ये सारी टाइप करके लिखी थी। आपको इनमें से मेजॉरिटी चीजों में सेम बातें होंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इट्स जस्ट माइंड एक्सरसाइज। आप अगर इस एक्सरसाइज करें ना कि यार ये सर्जरी मेरे पास आ गई तो मैंने क्या करवाया, बीइंग अ डॉक्टर भी, ये तो मैंने इस वजह से भी, मेरा पर्पस तो आप लोगों को एक अच्छा एनेस्थेटिस्ट बनाना है। एग्जाम तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है, तो आप लोगों को ये प्रोसीजर्स इंटरनेशनली भी होते हैं। आप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे से सवाल पूछें। आप लोगों में से कभी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि कभी किसी ने ये चीजें देखी ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने आप लोग मसरूफ लोग हैं। लेकिन ये बहरहाल बहुत आप लोगों को बहुत फायदा होगा अगर आप लोग ये देखें, और इसमें एक एक सर मैं तो हर हर सवाल देने के जवाब देने का, जो मुझे नहीं भी पता मैं ढूंढ के उसका आंसर दूंगा। ये हो गया। उसके बाद ये दूसरा ये पेज है आपकी, इसकी, ये तो वो खैर टॉपिक्स हैं। एक मिनट ये है कि जिसमें लॉन्ग केस में के बारे में है, लेकिन आप लोगों के टेबल वाइवे में भी आपके दिमाग में ये बातें हो सकती हैं। वहां पे आपसे कोई सवाल पूछने की बात नहीं होगी, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई एक स्पेसिफिक पेशेंट के अंदर स्पेसिफिक बातें कौन कौन सी होती हैं। तो ये मैंने अपने तौर पे बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने ये, लेकिन जेहन में रखें बात के ये एक बेसिक लॉन्ग केस का एक जो आप लोगों को एक फेलियर पॉइंट होता है, वो ये होता है कि आप लोग वहां पर मरीज की शक्ल देख के सवाल पूछते हैं। वो बिल्कुल गलत है। वहां पर आपने सिर्फ एक चीज नोट कर लें, वो है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को आप नोट कर लें और उसको एक्सप्लोर कर लें। लेकिन बाकी चीजें आपने जरूर पूछनी है। जो उसके कॉमन क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है, या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, या उसके पर्सनल हैबिट्स हैं, या आपको नजर आ गया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने लिवर को रूल आउट करना है, किडनी को रूल आउट करना है, हार्ट को रूल आउट करना है, ब्रेन को रूल आउट करना है। तो आपको ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि आपने किन क्वेश्चंस के जरिए आप उस चीज को कर सकते हैं। यूरिन से मुतालिक क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। बेसिकली बताने का ये मकसद सिर्फ ये है। इसी तरीके से एग्जामिनेशन में भी यही चीज़ है कि आपको एग्जामिनेशन ऐसे एग्जामिनेशन आना चाहिए कि वहां पर कोई भी मरीज हो उसमें कैसे एग्जामिनेशन करना है। ये मैंने अपनी तौर पे लिखा था, और ये वो मैं आपको बता रहा था कि डेमोग्राफिक्स, मेडिकल सर्जिकल एनेस्थेटिक हिस्ट्री, कोमॉर्बिडिटीज, व्हेन टू कैंसिल और प्रोसीड, व्हाई टू कैंसिल, व्हाट ऑप्टिमाइजेशन नीड और एंड व्हाई, इन्वेस्टिगेशन क्यों और क्यों करवानी है, उनको आपको पता होना चाहिए कि क्यों करवानी है, और क्या वो मैनेजमेंट को चेंज करेंगी। लाइक व्हाट विल बी इन्वेस्टिगेशन चेंज द मैनेजमेंट, any referral needed, what to ask from them, and what answers or management to get from that referral। आप रेफरल करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, उस रेफरल से आपको क्या चाहिए। ठीक है। एनी मेडिकेशन नीड टू स्टॉप, स्टार्ट, रिड्यूस और इंक्रीज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये एक जनरल है कि एएसए स्टेटस आपका पता होना चाहिए, मेट्स कितने हैं। फिर उसके बाद अगर ये कुछ कार्डिक से रिलेटेड, ये न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन है, कैनेडियन क्लास है, एक्टिव कार्डिक कंडीशन यानी कि जो अनस्टेबल होते हैं, जो मेजर कार्डिक प्रेडिक्टर्स होते हैं, क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स को इंटरमीडिएट भी कहते हैं, और लो रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है। पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, सेरेब्रल रिस्क, ये आपको, ये जो मरीज आएगा ना आपके पास, वो आपको बताएगा नहीं कोई, आपने दिमाग के अंदर सोचना है कि यार इस पेशेंट में मैं जो इवेलुएट कर रहा हूँ, इसके अंदर पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स कोई हैं, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं है, यस नो हैं, तो वहीं पे नोट कर लें। बेशक शॉर्ट हैंड में आप नोट कर लें, तो आप हिस्ट्री नोट कर रहे हैं उसमें आप साइड पे लिखते जाएंगे। आप, बल्कि मेरा मशवरा होगा कि आप अगर इस तरह से कर लेते हैं तो आपका टेबल लॉन्ग केस आपका कभी फेल नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ ये बात, क्योंकि पैथोलॉजी के बारे में थोड़े से एक दो क्वेश्चंस होते हैं। असल चीजें तो वो पूरी आपसे पूछ रहे हैं कि मरीज को मारेगा तो नहीं है। ठीक है। तो ये पूरी सारी चीजों को, कि पीओएनवी का कोई रिस्क तो नहीं है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क तो नहीं है। ठीक है। और एयरवे की असेसमेंट है, तो स्पाइन है, ये सारी चीजों को मैंने एक जगह पे समराइज किया हुआ है। तो इससे अगर आप बनाएंगे, और ये एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट के लिए लिखा हुआ माय बेस्ट फ्रेंड, तो बेसिकली ये तरतीब है। मेरा ख्याल है हम लोग वी विल स्टॉप हेयर, और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी बखैर मिलेंगे। ठीक है। बाकी ये है कि क्योंकि अब आगे पूरा वीक है, लेकिन आप लोग किसी भी वक्त कोई भी सिनेरियो डिस्कस करें, और मैं जो सिनेरियो भेजूँ तो उसका आंसर दें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर।